सब मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में, जहां से हम अपने फास्ट ट्रैक बैचेस की कर रहे हैं शुरुआत। और आज के इस सेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम पहला फास्ट ट्रैक लेक्चर अपना जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि आगे बढ़े, बता दूं आपको कि भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हम यूट्यूब पर लाइव हैं आज एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूं। यूट्यूब लाइव पर बैठे हैं, पूरा सेशन मजे से पढ़ाएंगे आपको और तीनों ही क्लास होगी। एफएम की होगी, कॉस्ट की भी होगी और उसके बाद एडवांस अकाउंट की भी होगी। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पर जो है डालेंगे, तो आप बच्चे मेरे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो सब कुछ बढ़िया ही चलेगा, लेकिन क्योंकि यूट्यूब लाइव में कई सारे यंत्र तंत्र जो है साथ में रहते हैं, कई सारी मशीनरीज की एक्सेट्रा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई टेक्नोलॉजी जो है किसी के हाथ में तो नहीं है। हो सकता है बाई चांस बीच में किसी प्रकार से रुकावट आ जाए, लाइट चले जाए, नेट बंद हो जाए, तो घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने हमसे क्लास ली है, ऑब्वियसली मैं रिकॉर्डिंग अपने यहां पर चालू ही रखूंगा और आपके गूगल ड्राइव पर जो है क्लास आ जाएगी। और जो बच्चे मेरे साथ लाइव में बने होंगे, जिन्होंने क्लास नहीं ली, जो एज अ डेमो पर्पस के लिए आए होंगे कि देख ले भाई बंदा क्या बोल रहा है, क्या पढ़ा रहा है ठीक है ना, उस सिचुएशन में हम अपना पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब पर डाल देंगे एज अ डेमो, मतलब अगर लाइव में किसी प्रकार की रुकावट आई। दूसरी बात, अगर आपने हमसे क्लास ली है तो आप इस यूट्यूब लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल जिस पर भी आपने लेक्चर लिए देखने, तो गूगल ड्राइव पर जो है क्लास आ जाएगी। कब आएगी? इमीडिएटली इस लेक्चर के बाद नहीं आएगी, सारे सेशंस खत्म होने के बाद, क्योंकि इस प्रक्रिया में इस कुछ प्रोसीजर जो है रहते हैं इसमें। तो इवनिंग के बाद, मतलब सारे लेक्चर्स खत्म होने के बाद लेट इवनिंग तक जो आपके क्लास है गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी। तो कृपया करके ऑफिस में बार बार फोन करके स्टाफ को परेशान ना करना कि भाई क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई आपको क्लास मिल जाएगी। इस क्लास के अंतर्गत जो नोट्स यूज होने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग और एडवांस अकाउंटिंग, तीनों का ही जैसे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आज, तो इन तीनों में जो पहला चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा बेटा, उन तीनों चैप्टर के पीडीएफ नोट्स, मतलब एफएम के चैप्टर 1 के, कॉस्ट का चैप्टर 1 और इन्वेस्टमेंट का चैप्टर 1, एडवांस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इनका पीडीएफ जो नोट्स है वो हमने गूगल ड्राइव पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर क्लास में आवश्यकता पड़ती है। जहां तक बुक्स की बात है, बुक्स को पहुंचने में आप तक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक अपनी पढ़ाई ना रुके, इसके लिए वी मेक श्योर कि हाँ, हम आपको तब तक जो है पीडीएफ जो है दे देंगे। ठीक है जी, मेरी तरफ से सारी बातें क्लियर है। जितने बच्चे आए हैं मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। पुत्र लाइव आ गए हो तो लाइक कर ही देना, ठीक है जी। और बाकी बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो आप स्टाफ को फोन करके जो है अपनी क्वेरीज फास्ट ट्रैक बैच के लिए पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस हैं, कब तक डिस्काउंट है, वगैरह वगैरह। उसके लिए हम यहां पर क्लास में इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हम फटाफट से अपने सब्जेक्ट मैटर पर आ जाते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है पुत्र फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले होता था एफएम इको, नया सिलेबस आया, इंस्टीट्यूट कहता इको छोड़ो, तुम ईएस एसएम से एसएम ले आओ, और एफएम एसएम बना दिया। और अगर आप इस लेक्चर पर पहुंच गए तो ये सारी बातें मैंने पूरी डिटेल के अंदर अपने पिछले लेक्चर, जिसको लेक्चर नंबर 1 जो है कहा था, उसके अंदर है। अगर आपने क्लास लिया, ड्राइव पर ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो यूट्यूब पर फिलहाल है, बाद में ये डिलीट हो जाएगा, बाद में हो सकता है डिलीट हो जाए, तो आप वहां से जाकर जो और चीजें देख सकते हैं। उस लेक्चर के अंदर एट लेंथ मैंने डिस्कस किया कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कौन कौन सी बुक्स आपको मिलेंगी, कैसी वो बुक्स रहेंगी, बुक्स की विशेषताएं क्या है। लॉट ऑफ वैल्यू एडेड पॉइंट्स हैव बीन डन इन दी बुक्स, ठीक है जी। तो अभी बस सीधा सब्जेक्ट मैटर पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर 2 पोर्शन बना दिया इसी ने, कहते हैं भाई एफएम है, एसएम है। 50 नंबर का रख दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 50 नंबर का रख दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हम आज शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कई सारे चैप्टर हमारे आएंगे, मैं सिलेबस की मैपिंग अभी करूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि भाई ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। कहते जी मैनेजमेंट करनी है, किस चीज की करनी है, कहते फाइनेंशियल की। ये फाइनेंशियल की नहीं होता, फाइनेंस की, फाइनेंशियल सब्जेक्ट में बोलते ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने तैयारी करनी है, मैनेजमेंट करनी है किसकी, फाइनेंस की। अब फाइनेंस का मतलब क्या है भाई, व्हेनेवर वी से फाइनेंस, एंड हम तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो माइंड में आता है कि बहुत सारे पैसे की बात की जा रही है, जिसको बचपन में आप कैपिटल कहते थे। जब आपने अकाउंट्स का पहला रूप देखा, आपने कहा अले अले तो कैपिटल होता है, छोटे छोटे थे ना तब, तुतला के बोलते थे कैपिटल कैपिटल। बैलेंस शीट के अंदर आ जाता था कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर का होता था। फिर हमने देखा पार्टनरशिप हुई तो पार्टनर्स कैपिटल, एक से ज्यादा कैपिटल आने लगे। जब कंपनी एस्पेक्ट तक पहुंचे तो देखा कि बड़ा सारा लोगों का शेयर मिलकर आने लगा, जिसका नाम रखा गया शेयर कैपिटल। तो व्हेनेवर वी से द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट मींस द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। सीधा लेकर चलता हूं आपको, सीधा नोट्स पर आते हैं और यहां से जो है लिखकर जो है बातचीत को आरंभ करेंगे, सिलेबस की मैपिंग करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो है धमाल से स्टार्ट करेंगे। और
स्टार्ट करते हुए माता रानी का जयकारा नहीं लगाया तो भाई कैसे स्टार्ट? माता रानी से ही प्रे करते हैं सब बच्चों को सद्बुद्धि दे, बढ़िया से बैच चले, सारे बच्चे चक दे फट्टे वाली सिचुएशन करने दे, बल्ले बल्ले रिजल्ट लेके आन। जय करा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय हो माता रानी दी। आइए जी हम अपने सब्जेक्ट का फॉर्मली नामकरण यहां पर करते हैं। कहां गए हो तुम? आ जाओ जरा वापस। लो पुत्र, हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूर्ण तरीके से इस बैच के अंदर आपके 100% कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और एक नया फीचर जो मैंने बताया था ऐड हुआ है, आपको होमवर्क भी दिया करेंगे जो कि डेली टेस्ट की तरह होगा। आजकल बच्चे वैसे ही बड़े सजग हो गए हैं और हमें भी लगता है कि नहीं यार बच्चों का टेस्ट होना चाहिए, तो डेली हमने इसमें भी इंकॉर्पोरेट कर दिया। मैं आपको डेली टेस्ट दूंगा, मैं आपको डेली डेली टेस्ट दूंगा, डेली टेस्ट दूंगा, आपको वो टेस्ट करके आने और मैं अगले दिन टेस्ट की इवेल्युएशन करूंगा क्लास में आपके साथ। हाँ जी, जैसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब अकाउंट्स बोलते हैं ना, अकाउंट्स में होता था ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट। कॉस्टिंग आया, कॉस्ट कहता भाई हम तो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट की बात ही नहीं करें, हमारा तो सिस्टम ही कुछ और है। वहां पर स्टेटमेंट्स बनती हैं तरह तरह की और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये कहता भाई हमें पैसे की बात करनी है, फाइनेंस की। फाइनेंस कहां मिलता है, पैसा कहां पड़ा है, सारा कहां से आया, कहां लगे, कहां दिखता है अपने को, बैलेंस शीट के अंदर। तो आइए जरा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें। एक हम बैलेंस शीट बनाएंगे पुत्र, उस बैलेंस शीट के माध्यम से चीजों को समझने की जो है कोशिश करेंगे। ये हमारी हो गई जी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर समझने के लिए हम टी शेप बैलेंस शीट का जो है प्रयोग कर रहे हैं। बैलेंस शीट में आपके पास लेफ्ट साइड पर अगर मैं बात करूं, दिस इज योर उत्तर लायबिलिटीज साइड एंड दिस इज योर एसेट्स साइड। लायबिलिटी साइड पर बात करें मेनली क्या क्या आइटम्स आती थी, कहा जाता है जी एक आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आता है ना, शेयर कैपिटल के दो रूप हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है पुत्र, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। लिख देते हैं, शेयर्स दो प्रकार के हो सकते हैं और इनसे संबंधित तो थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। यू हैव गॉट वेरियस काइंड ऑफ रिजर्व्स अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके पश्चात आपके पास आते हैं पुत्र बोरिंग्स। बेसिकली हम कह देते हैं जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो कि किसका रूप ले सकती हैं? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर पुत्र डिबेंचर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इट कैन बी बॉन्ड, इट कैन बी लोन। किसी भी वे में आपको यहां पर ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है बेटा करंट लायबिलिटीज। ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट दी एसेट्स, अगर मैं एसेट्स की बात करता हूं, मेनली जो आपके एसेट्स हैं बेटा वो कैटेगराइज होते हैं। इट कुड बी योर फिक्स्ड एसेट्स, इट कुड बी योर इन्वेस्टमेंट्स एंड इट कुड बी करंट एसेट्स। ये लीजिए जी, लाइबिलिटी साइड की बात करूं और एसेट साइड की बात करूं तो एक ट्रेडिशनल बैलेंस शीट हमें ऐसे सी दिखती है। बैलेंस शीट के अंदर पूरा ही पैसे का हिसाब किताब हमें दिख रहा है। अगर इसमें से मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये सारा जो पैसा आपको दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये क्या चीज है? कोई भी इंसान जब बिजनेस कर रहा है वो सीधी सी बात ये सोचता है कि यार जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं मुझे उसके लिए पैसा कहां से लाना है, फ्रॉम वेयर आई हैव टू अरेंज द फंड्स, मुझे फाइनेंस कहां से अरेंज करना है, तो पैसा कहां से आएगा, वो सारी चीजें आपको यहां पर दिखती हैं। लॉन्ग टर्म पैसा कहां से आता है? या तो आप इक्विटी शेयर के माध्यम से ले सकते हो या प्रेफरेंस के माध्यम से ले सकते हो सकता है आपने पुराना कुछ कमा कर रखा हो तो वो आपके पास पड़ा है, आपकी खुद की सेविंग्स। जैसे मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप कहते हैं मेरे को एक बिजनेस डालना है, आप कहते हैं थोड़े से पैसे तो मेरे पास हैं और बाकी के मैं अरेंज कर लूंगा, तो ये वो वाले पैसे जो अपने पास खुद के स्वयं के पड़े हैं। उसके बाद यू कैन अरेंज द फंड्स इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग्स एज वेल। लॉन्ग टर्म लेवल पर आप बोरिंग्स ले सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, जाकर बैंक से लोन उठा सकते हैं। तो इन चारों चीजों को जब मैं कैटेगराइज करता हूं तो ये क्या बनता है? जैसे ही मैं इन चारों को इकट्ठा कर देता हूं, ये हमारे सामने पुत्र बन जाता है
फाइनेंसिंग, मैं कहूंगा भाई मेरा बिजनेस यहां से फाइनेंस है, मतलब मैंने यहां से पैसा ले रखा है, तो फाइनेंसिंग एक कैटेगरी हो गई। उसके बाद आपने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, नाउ द क्वेश्चन अराइज भाई पैसा लगाना कहां पे, तो डिपेंड्स ऑन माय बिजनेस। जिस चीज का मेरा बिजनेस है भाई मैं वहां पर पैसा लगाऊंगा। अगर मान लो मैं कहता हूं भाई मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं पैसा कहां लगाऊंगा, अपनी बड़ी सी फैक्ट्री डालूंगा। फैक्ट्री के लिए लैंड बिल्डिंग होगी, उसके अंदर मशीनरी रखूंगा, ऑफिस वाले जो काम करने हैं उनके लिए कंप्यूटर लूंगा, लैपटॉप लूंगा, फर्नीचर रखूंगा। ये सारी आइटम क्या है, दिस इज नथिंग बट द फिक्स्ड एसेट, जिसको आज में कहा जाता है पीपी। पीपीई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, नाम तो सुना होगा, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो आपने जो पैसा इकट्ठा किया वो कहां लगा दिया, फिक्स्ड एसेट में। मान लो आपके पास 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 900 करोड़ रुपया तो आपने लगा दिया फिक्स्ड एसेट में, बाकी का 100 करोड़ बच गया। आप कहते हैं यार इसका क्या करूं, तो भाई अपने पास आइडल रखने से अच्छा है कहीं पर उसको इन्वेस्ट कर दो ना। तो हमें राइट साइड पर दिखती हैं दो चीजें, फिक्स्ड एसेट एंड द इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, जब मैं ये इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं, कोई बच्चा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना सोच ले, क्योंकि मैंने करंट एसेट का हेड अलग से लिखा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो वो ऑब्वियसली आपकी करंट एसेट के अंदर इंक्लूड हो गई होगी। तो जब मैं इन दोनों चीजों को यहां पर देखता हूं, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज मेरी क्या शो करती है कि मैंने अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। वही से दैट मेरा पैसा यहां पर इन्वेस्टेड है। हमने फाइनेंस कहां से कराया, वहां से, मेरा बिजनेस फाइनेंस है वहां से, और फाइनेंस लेकर पैसा कहां लगा दिया मैंने, यहां पर। अब जब मैं देखता हूं अपने सिलेबस की मैपिंग करता हूं, तो फाइनेंसिंग से संबंधित पुत्र हमारे पास बनता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इस फाइनेंसिंग से संबंधित हमारे पास जो चैप्टर की लीग बनती है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं फॉर्मली अभी थोड़ी देर बाद लिखूंगा, एक बार ये बैलेंस शीट वाला पेज कंप्लीट हो जाए। फाइनेंसिंग डिसीजन जिसके अंदर आपके चैप्टर आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, सारे चैप्टर्स फाइनेंसिंग से बने। तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मेजर हेड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां पर हमें डिसीजन लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस। पैसा कहां से आएगा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, इक्विटी और डेट का कितना मिक्स होना चाहिए, ऐसे सारे डिसीजन फाइनेंसिंग के अंतर्गत लिए जाएंगे। दूसरा, जैसे ही मैंने कहा भाई दूसरी हेड हमारी है इन्वेस्ट की, तो यहां से आपके पास जो चैप्टर बनता है उसको कहा जाता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज उत्तर इन्वेस्टिंग डिसीजन। ये वही चैप्टर है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, जिस चैप्टर को कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेस्टिंग डिसीजन कैपिटल बजटिंग का ही दूसरा नाम है। तो आपके 5 चैप्टर कवर हो गए फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और इधर से आगे आपका इन्वेस्टमेंट के लिए और फिक्स्ड एसेट के लिए इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर कैपिटल बजटिंग भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास ये दो आइटम बच गई, लाइबिलिटी साइड से करंट लाइबिलिटी और एसेट साइड से पुत्र हमारे पास एक बच गया करंट एसेट। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इन दोनों की अलग अलग पढ़ाई नहीं की जाती। हम जानते हैं राइट साइड पर एसेट साइड पर करंट एसेट है, लाइबिलिटी साइड पर करंट लाइबिलिटी है। इन दोनों को अगर मैं एक साथ मिक्स करके देखना चाहूं तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या बनता है, इट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए हमारी जो एक साथ पढ़ाई चलती है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर वर्किंग कैपिटल। और इससे संबंधित हमारे पास क्या बनता है जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इससे संबंधित हमारे पास बनता है जो मेजर चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, डेटर्स मैनेजमेंट, उसी के अंदर क्रेडिटर मैनेजमेंट, और होता है कैश मैनेजमेंट। ये सारी लीग इस तरह से बनती है। तो हमारे कितने चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन के हो गए पुत्र, 3 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हो गए, एक हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द 8 चैप्टर हो गए। उसके अलावा सिलेबस में 2 चैप्टर और हैं। एक कहते हैं ओवरऑल जो तुम्हारे डाटा है ना, हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं, तो नाम बना रेशियो एनालिसिस, जहां पर हम यूजर्स के लिए एक बेटर वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो चैप्टर बन गया रेशियो एनालिसिस। और एक चैप्टर ऐसा है जो कि इनसे संबंधित है, जिन लोगों ने पैसा हमारे बिजनेस में लगाया है एज एन ओनर्स, तो उनको हम क्या देंगे जी, डिविडेंड देंगे। तो एक चैप्टर हमारा उससे संबंधित बनता है जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमारी कुल मिलाकर पूरे सिलेबस की मैपिंग होती है जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और अब हम फॉर्मल वे में एक बार पूरा सिलेबस अपने यहां पर पुत्र लिख लेंगे। ये लीजिए, तो हम आ जाते हैं एक बार फॉर्मली अपने सिलेबस की मैपिंग करने पर। ये लीजिए जी, सबसे पहले आएगा पुत्र कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं उसी हायरार्की में चैप्टर्स लिख रहा हूं जिस हायरार्की में मैं आपको करवाने वाला हूं। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा पुत्र लीवरेज, तीसरा चैप्टर
कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 4 आएगा उत्तर थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और क्या कहा था मैंने, इन चारों को अगर मैं मिला दूं तो हमारा ये कौन सा हेड बन गया जी, इसको कहा जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उत्तर अपने सब्जेक्ट दी नॉलेज ना हुई क्या कुछ इसके अंदर आने वाला है। 4 नंबर हो गए। उसके बाद नंबर 5 आता है जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। तो मैं यहां ऐसा करता हूं, कैपिटल बजटिंग लिखता हूं। और ये हमारा कौन सा डिसीजन हुआ जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दैट जब पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या सोचकर करना है, क्या तरकीब हमें जो है लगानी है। तो कैपिटल बजटिंग जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम इवेल्युएट करना सीखेंगे। मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, पैसा तो मेरे पास आ गया, नाउ इन्वेस्ट कहां पर करूं, मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो मुझे क्या करना होगा, जितने भी ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव हैं उन सबको इवेल्युएट करना होगा। इवेल्युएट करने के बाद देखूंगा भाई ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, इसमें डालो। पता कैसे चलेगा बेस्ट है, कई सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कैपिटल बजटिंग के अंदर उत्तर सीखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 6, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट चैप्टर आता है जी डेटर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करते हैं इंक्लूडिंग द फैक्टरिंग। देन देयर इज कैश मैनेजमेंट। एंड इस लेग की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, तो ये क्या बन रहा है जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल से संबंधित आइटम्स हैं। फॉर दीज वी हैव गॉट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं बेटा आपके पास नंबर 9, रेशो एनालिसिस। और नंबर 10 आता है जी अपने पास डिविडेंड डिसीजंस। रेशियो एनालिसिस एंड इन द एंड वी हैव गॉट डिविडेंड डिसीजन। तो ये कुल मिलाकर हमारे सब्जेक्ट की हायरार्की बनती है। बच्चे कह रहे हैं सर एक चैप्टर भूल गए लिखना, कोई बात नहीं अभी बात करते हैं उस चैप्टर की जो आप बोल रहे हो। ये लो, बच्चे कह रहे सर एक चैप्टर रह गया लिखना। बच्चे कह रहे एक चैप्टर रह गया लिखना, कौन सा, सब्जी। सब्जी, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो आप बच्चों को ये बता दें कि ये चैप्टर हमारा होता था 2023 नवंबर तक का जो सिलेबस चला है। जी हाँ, 2018 में इंस्टीट्यूट ने ये वाला सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था और इंस्टीट्यूट ने ये वाला चैप्टर सीए फाइनल से उतार कर लाया था। लेकिन नाउ दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। ये चैप्टर इन्होंने कर दिया है डिलीट। मई 2024 से जो सिलेबस लागू हो गया वहां पर ये चैप्टर अब सिलेबस में नहीं है। तो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग को हमने कर दिया है कट। ये चैप्टर छोड़कर बाकी जितनी मैंने चीज लिखी है वो सारी की सारी हमारे सिलेबस के अंदर आने वाली है। ठीक है जी। अब सबसे पहला लेग हमारे पास आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके अंतर्गत मैंने कहा कुल मिलाकर 4 टॉपिक होने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इनको पढ़ने का अंदाज भी यही रहेगा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे क्या चीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए जी फॉर्मली अपना चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है यहां पर लिखते हैं एंड वी स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दिस चैप्टर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाने का तरीका आप बच्चों को मेरा पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर बाय चांस किसी ने, अगर बाय चांस किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वापस से बता देता हूं। हमारा स्टाइल क्या रहेगा, हम हर चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बांट लेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो है पढ़ाऊंगा और जो भी कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, नॉर्मली हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है शुरू के 1-2 बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट छोड़कर जितने भी कॉन्सेप्ट करेंगे उससे संबंधित आपको क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आज के लेक्चर में आप देखेंगे और फिर उससे संबंधित आपको क्वेश्चन क्लास में कराएंगे और होमवर्क में देंगे। जैसे ये हमारी एफएम फास्ट ट्रैक की किताब है क्वेश्चन वाली, जिसका नाम है एफएम द ब्लेसिंग करके। तो इसमें 2 जो है पार्टीशन की गई है। एक है गुरु मंत्र, ये कौन से चैप्टर है जो मैं आपको करवाऊंगा क्लास के अंदर, ये वो वाले क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे। और उसके बाद डेली टू डेली जो मैंने बोला आपको टेस्ट मिलेगा करने के लिए, तो टेस्ट भी इसी के अंदर है। जैसे ही इस चैप्टर में आगे जाएंगे यहां पर आपको मिल जाएगा जी, जैसे ही इस चैप्टर में जाएंगे ये आपको हेड मिल जाएगा अभ्यासी का। ये वो वाले प्रश्न है जो कि आपको करने हैं।
ठीक है जी। बच्चों को अगर बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ाना है तो हम एक स्पेशल एफर्ट लेकर चलते हैं, चाहे फास्ट ट्रैक बैच है। ऐसा नहीं कि 4-5 किताबें खोलकर एक साथ पढ़ा दिया, बीच में कभी मॉड्यूल खोल लिया, कभी ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, बच्चों को एक जगह पर सारी चीज चाहिए और इस तरह से चाहिए कि जो आने वाला अटेम्प्ट हो उसमें आप डेफिनेटली मतलब बस पास होकर ही आए। मन में ये ना रहे कि क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं पास नहीं होऊंगा। नहीं भाई, पास तो होंगे ही। एग्जामिशन से भी बहुत ऊपर का हमें जो है एम रखना है, और अगर वो एम हासिल करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दोनों को, आपको और मुझे मिलकर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए सबसे पहला रोल आता है मेरा, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा चीजें और आपको चीजें करने के लिए दूंगा। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए और आपको परीक्षा में पास करवाने के लिए अच्छे नंबर से, वो सारी चीजें यहां पर हमने कर रखी हैं। ठीक है ना। तो हर चैप्टर में इसी तरह से कैटेगराइजेशन की हुई है और आप देख लेंगे पूरी तरह से प्रेजेंटेबल किताब है। बहुत सारी थॉट्स के बाद इसको बनाया गया है, कई सारे पॉइंट्स हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह बनाएंगे तो और डिटेल में इसकी बातचीत करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जी, क्या मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, उसके बाद वापस जो है आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे ही हम बोलते हैं कैपिटल, सुनने में लगता है कैपिटल शेयर कैपिटल की बात हो रही है जी। नहीं, यहां पर जब हम वर्ड बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब होता है ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है? जब मैंने बैलेंस शीट बनाई, मैंने उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपका डिबेंचर बॉन्ड लोन यानी कि जो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये चारों आइटम लिख दी। ये हमारी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इन सभी को कुल मिलाकर कैपिटल बोला जाता है। साथ में वर्ड लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट वर्ड कहां से आया? कॉस्ट की आवश्यकता क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं और मैं किसी और का पैसा यूज कर रहा हूं, मैं कहता हूं भाई लोगों को, आओ तुम मुझे अपना पैसा दे दो शेयर के तौर पर, मैं तुम्हें शेयर इशू कर देता हूं और तुम मेरे शेयर होल्डर बन जाओ, चाहे इक्विटी बन जाओ या प्रेफरेंस बन जाओ। अब लोग मेरे बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कोई भी इंसान कहीं पर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? सो दैट उसको कुछ रिटर्न आए। मान लीजिए जितने भी बच्चे भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप सभी कौन है? इन्वेस्टर हैं और मैं एक कंपनी हूं। आप सबने अपना पैसा मुझे दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ रिटर्न उसके ऊपर कमा कर दूंगा। आपके लिए जो रिटर्न है वही मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है। हम अपना जो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से नहीं पढ़ते। हम अपना ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉर्पोरेट के व्यू से पढ़ते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हार्डली 2 या 3 टॉपिक हैं जहां पर हमें इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ना होता है। वहां पर मैं आपको कायदे से बता दूंगा कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ना, यहां पर इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सोचें, अदरवाइज हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जब नाम आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये किसके व्यू से कॉस्ट है? मेरे से। अगर इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सोचता तो चैप्टर का नाम क्या होता? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई तुमने इन्वेस्ट कहां किया और तुम्हें रिटर्न कितनी आई। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जिन लोगों से पैसा आपने अरेंज किया है उनको क्या कॉस्ट आपने देनी है। फिर मन में सवाल आता है, यार एक रिजर्व एंड सरप्लस भी तो होता है, वो तो खुद का ही पैसा है, क्या उसकी भी कॉस्ट है? उसके बारे में जानेंगे, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, जो बच्चे रुक नहीं पा रहे, जिनको लग रहा है क्या होता है, हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस की भी कॉस्ट होती है। आइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट 1, बेसिक्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बेसिक्स। यहां पर चैप्टर के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। आइए जी, सबसे पहले कैपिटल को डिफाइन कर देते। कैपिटल मींस all the capital means all the long term sources of finance. Capital means all the long term sources of finance. और नॉर्मली कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मींस एक्सपेंस, बड़ी सीधी सी बात है। कॉस्ट का मतलब है खर्चा यानी कि एक्सपेंस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कुल मिलाकर मतलब क्या हो गया, वो लिखते हैं। उत्तर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, cost of capital means the cost to be incurred for various sources of finance, for various sources of finance। ठीक है ना। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई फास्ट ट्रैक बैच है, धुआंधार बस सीधा आते ही सर क्वेश्चन पे स्टार्ट हो जाएंगे। भाई
ऐसा नहीं होता। आपको एग्जाम में अगर पास होना है, सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन पता होना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आएंगे सीधा मॉड्यूल खोल दिया, कोई भी एरी गैरी बुक खोल के स्टार्ट हो जाए, तो वो पढ़ने का तरीका नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि भाई मेरा पढ़ाने का एक अंदाज है। अगर आपको ये श्योर करना है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो हमें पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। और जो बच्चे ऐसे बैठ के देख रहे हैं लेक्चर, हाँ हाँ बढ़िया चल रहा है भाई, अगर ऐसे बैठ के लेक्चर देख रहे हो ना, कुछ नहीं हो सकता आपका, सीधी बात। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट। सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकल भी होता पर वहां पर कहना पड़ता ज्यादा कि इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ऐसे मत सुनो, थोड़ा सा अटेंटिव बैठो। यहां तो बाय डिफॉल्ट है मैं लिख रहा हूं, अगर मैं किसके लिए लिख रहा हूं, अपने लिए लिख रहा हूं, क्या मुझे नहीं आती ये चीजें? भाई इतना टाइम हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे, इतना टाइम हो गया, और इंटर करे तो पता नहीं 20 साल हो गए। तो ये चीजें आपके लिए लिख रहा हूं। अपना रजिस्टर पेन रखिए साथ में और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। और अगर पॉसिबल हो तो मल्टीपल कलर्स के पेन यूज करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई डिफरेंट कलर का पेन यूज कर रहा हूं तो उसका कुछ एम होता है, उसका कुछ पर्पस है, उस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। साथ में कैलकुलेटर रखिए, जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको भी साथ साथ कैलकुलेशन करनी है। ऐसे बैठ के नहीं देखना हाँ हाँ राहुल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है भाई, पढ़ाता रहे, मजा आ रहा है, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। यू विल हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। ये आपके लिए लिख रहा हूं, आपको लिखनी है। रिवीजन के टाइम पर यही चीजें आपकी मदद करेंगी। और अब तो माशाल्लाह इंस्टीट्यूट कह रहा है भाई हम एमसीक्यू भी पूछेंगे, तो एमसीक्यू पूछने के लिए तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, डिटेल में हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हमने कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब ये कॉस्ट कैसी होती है, क्या सभी के लिए एक जैसी है? जी नहीं, जी नहीं। हम पहले इस एंगल से इसको समझ लेते हैं। तो हमने बोला भाई यहां कौन साहब है, इन्वेस्टर है और ये कंपनी है। इन्वेस्टर ने कंपनी को क्या दिए, फंड्स। इन्वेस्टर ने कंपनी को फंड्स दिए, कंपनी का इसके ऊपर क्या होगा, कंपनी हैज टू पे अ रिटर्न। यानी कि कंपनी इनको जो पैसा देगी वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, इन्वेस्टर के लिए पुत्र क्या है, रिटर्न है। ये वाली बात हमें समझ लेनी है। तो इन्वेस्टर दे रहे फंड्स और कंपनी इनको बदले में क्या दे रही है, कंपनी की तरफ से इन्हें जा रही है रिटर्न, जो कि कंपनी के लिए कॉस्ट है, इन्वेस्टर के लिए क्या है, रिटर्न बन जाएगी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स ओवर हियर कि भाई जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट वेरीज, कॉस्ट वेरीज एज पर द रिस्क अटैच्ड, कॉस्ट वेरीज एज पर द रिस्क अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर सोर्स। कॉस्ट वेरीज एज पर द रिस्क अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर सोर्स। मेरे बिजनेस में आपने एज एन इक्विटी होल्डर पैसे लगाए, डेट होल्डर पैसे लगाए, प्रेफरेंस होल्डर पैसे लगाए, किस तरह से पैसे लगाए, तो आप जिस टाइप के इन्वेस्टर हो उस हिसाब से आपकी रिटर्न डिफरेंट होगी। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने रिस्क सबसे ज्यादा लिया तो ऑब्वियसली आपकी जो रिटर्न है वो आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, और आप रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करो यानी कि मैं जो कंपनी है मेरी कॉस्ट उस चीज की क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर जिसने रिस्क बहुत कम लिया है, बहुत ही कम रिस्क लिया है, आप कहते पैसे तो लगाने लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा डूब जाए, तो भाई मैं रिस्क कम लूंगा। अगर आपने रिस्क कम लिया तो मेरी तरफ से आपको रिटर्न भी कम ही जाएगी, यानी कि मेरे लिए भी उस चीज की कॉस्ट कम ही होगी। पहले समझते हैं ये किस किस चीज के लिए क्या क्या कॉस्ट जो है पुत्र रहती है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, देयर इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल किस किस टाइप का हो सकता है, सबसे पहले आ गया जी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा हो गया मेजर हेड। हम कह रहे हैं इसके अंदर कैपिटल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सो देयर आर थ्री थिंग्स पॉसिबल। वन इज पुत्र शेयर कैपिटल, सेकंड इज reserves and surplus, and the third is debt, and the third is debt। जब मैं बात करता हूं, मैंने कहा कैपिटल के सामने लिख दिया तीन सोर्स हैं जी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस है और डेट है। जब शेयर कैपिटल के अंतर्गत जाता हूं, जब शेयर कैपिटल के अंतर्गत जाता हूं तो देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल। इट कैन बी आइदर इक्विटी शेयर कैपिटल और इट कैन बी द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जहां तक रिजर्व सरप्लस की बात है इसको रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा भी आप बोल सकते हैं। एंड व्हेन आई गो टू द डेट,
तो डेट को आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारा डिबेंचर है, ये हमारा लोन है, या फिर ये हमारा बॉन्ड के तौर पर है। मैं ये वर्ड्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंस्टीट्यूट इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर लेगा, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे डिबेंचर लिखे, लोन लिखे, बॉन्ड लिखे, भाई तुम डेट ही हो, तुम कौन हो, तुम डेट हो। जैसे मान लो प्यार में पड़ गए, कभी आप कहोगे बाबू, कभी कहोगे सोना, कभी कहोगे मुना, तो नाम जो भी लो है तो वो आपके प्रिय ही है ना, वो वाली बात हो गई। कैपिटल समझ गए। अब हमें समझना है भाई इनके लिए कॉस्ट कौन सी इनकर की जा रही है, इनके लिए कौन सी कॉस्ट इनकर की जा रही है। हाँ जी, इक्विटी के तौर पर अगर आपने पैसा लगाया तो मैं आपको क्या दूंगा, अगर आपने इक्विटी के तौर पर मेरी कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी यानी कि मैं, मेरी क्या कॉस्ट होगी उस चीज की, मेरी कॉस्ट होगी डिविडेंड। अगर आपने एज एन प्रेफरेंस होल्डर पैसा लगाया तो मैं आपको क्या दूंगा, तो भी दूंगा डिविडेंड। अगर आपने रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पर पैसा लगाया आपने, ये तो मेरा खुद का ही है, तो यहां पर अभी अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पर सिर्फ इतनी बात जरूर लिख देंगे जिन बच्चों के मन में प्रश्न है कि क्या इसकी कॉस्ट होती है, हाँ जी इसकी कॉस्ट होती है, इतना हमने एज ऑफ नाउ लिख दिया। और फिर आता है डिबेंचर की, लोन की, बॉन्ड की। आपने किसी भी तरह से पैसा लगाया, जो कंपनी की कॉस्ट इनकर होगी वो होगी इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर आपने यहां इंटरेस्ट लिखा तो इक्विटी और प्रेफरेंस में भी एक साथ ऐसे करके डिविडेंड लिख देते, आपने दो बार डिविडेंड क्यों लिखा, उसका रीजन है इक्विटी वाला जो है, जो इक्विटी का डिविडेंड है वो होता है वेरिएबल डिविडेंड, और जो प्रेफरेंस है उसका होता है फिक्स डिविडेंड। प्रेफरेंस वाले का जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट रिमेंस फिक्स। इतनी सी नॉलेज तो मैं एज्यूम करता हूं कंपनी लॉ की, कॉर्पोरेट लॉ की हमें होगी ही होगी। इक्विटी वालों का वेरिएबल रहता है डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स रहता है। अब अल्टीमेटली हमें यह समझना है कि भाई इनकी जो कॉस्ट है वो किस टाइप की होती है, इस कॉस्ट का नेचर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस कॉस्ट का नेचर क्या है। जब इक्विटी है, आप इक्विटी होल्डर हैं, मैं आपको डिविडेंड दूंगा, क्या मैं एक्चुअल में डिविडेंड दूंगा या बोल दूंगा बस डिविडेंड हो गया, मुझे देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा मींस दिस विल बी एज गुड एज आउट ऑफ पॉकेट, मींस आई विल हैव टू पे द अमाउंट इन एक्चुअल टू यू। तो आपकी चाहे आप एज एन इक्विटी होल्डर हैं या आप प्रेफरेंस होल्डर हैं, दोनों ही केस में जो डिविडेंड आई विल हैव टू पे टू यू। मतलब यहां पर जो आपकी कॉस्ट आती है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मुझे एक्चुअल में आपको पैसे देने पड़ेंगे। जहां तक इंटरेस्ट की बात आती है, इंटरेस्ट चाहे आप डेट होल्डर हैं, लोन्स लिया आपसे, या फिर आप बॉन्ड होल्डर हैं, आई विल हैव टू इन एक्चुअल पे द इंटरेस्ट। यहां पर भी क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मींस आई विल हैव टू पे द अमाउंट टू यू। एक्सप्लिसिट मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। लेकिन जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये हम एक्सप्लिसिट क्यों पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि जैसे ही यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस की बात आती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो खुद का ही पैसा है ना, इसकी कॉस्ट नहीं होती। ये सोचना गलत है। मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपकी सैलरी आ गई, आप कहते हैं मेरा ना बचपन से सपना था मुझे कार लेनी है, तो आपने कार खरीदने का सोच लिया। आपके पास खुद की सेविंग है 5 लाख रुपए की, 15 लाख की गाड़ी, आपने सोचा 10 लाख रुपए कहीं से अरेंज कर लेता हूं तो 15 लाख की मेरी गाड़ी आ जाएगी। अब आप जो वो 10 लाख रुपए अरेंज किए, टूल मिलाकर 15 लाख की गाड़ी ली, कोई पूछता भाई कितने की बड़ी, आप कहते बस 10 लाख का लोन लेना पड़ा, यार 5 लाख तो मेरे पास खुद के ही थे। तो क्या इस 5 लाख की कोई कॉस्ट नहीं है, आपको शायद लगे नहीं है, लेकिन हाँ इसकी कॉस्ट होती है। यही तो फर्क होता है एक लेमैन में और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये समझेगा कि हाँ भाई इसकी भी कॉस्ट है, लेमैन कहेगा यार ये तो तेरे पैसे थे, इसकी थोड़ी कोई कॉस्ट है। तो कॉस्ट कैसे है, अगर ये पैसा आप अपनी कार के लिए इन्वेस्ट ना करके, अपनी कार पर खर्च ना करके कहीं आप किसी सिक्योरिटी में लगा देते, सिक्योरिटी छोड़ो मैं कह रहा हूं बैंक में एफडी ही रख देते, पोस्ट ऑफिस में एफडी ही रख देते, तब भी आपको कुछ रिटर्न तो आती। लेकिन अब आप वो रिटर्न नहीं कमा पा रहे, मींस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व विद द रिजर्व एंड सरप्लस। या तो इस एंगल से सोच लो, या फिर दूसरा एंगल ये भी है कि अगर आपके ये 5 लाख ना होते, आपको कहीं से अरेंज करने पड़ते, इन दैट केस यू वुड हैव पेड द अमाउंट टू समबडी, लेकिन आपको पे नहीं करना पड़ा क्योंकि आपके ये मींस कॉस्ट तो है इसकी। अगर मेरे ना होते मैं कहीं और से अरेंज करता तब भी तो मुझे देना पड़ता, तो ये मेरे पास थे, इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट नहीं है, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, बस बात ये कि आपको देना किसी को नहीं पड़ता। तो इसकी जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट होती है जी इंप्लिसिट कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेस है इस चैप्टर का। जितनी इजीली, जितना अच्छे से ये चीजें समझ आएंगी, चैप्टर आगे जाकर कंट्रोल में लेना अपने लिए उतना ही आसान होता रहेगा। अब इनकी थोड़ा डिटेल में बात करनी है, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए थ्योरी भी थोड़ी बहुत तो मायने रखती ही है, और एग्जाम में जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है
एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनके बारे में नॉलेज हो, जहां पर आता है डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी, इन तीनों सोर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम आगे जाकर एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। अभी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पर हम इसके बारे में चीजों को सीख रहे हैं। आइए लिखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेट कॉमा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इनके कंपैरेटिव स्टडी करनी है, जहां से दिमाग बहुत हमारा ओपन होगा। सो ओवर हेयर इज डेट, ओवर हेयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड ओवर हेयर इज इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां पर मैं कुछ पॉइंटर्स बनाता जाऊंगा। सबसे पहले रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। अगर आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया और आपको मैंने डिबेंचर दिए हैं, बॉन्ड दिए हैं, तो आपको क्या मिलेगा रिटर्न के नाम पर? रिटर्न के नाम पर आपको मिलेगा, अगर आप डेट होल्डर हैं, इंटरेस्ट। अगर आप प्रेफरेंस वाले हैं तो आपको मिलेगा डिविडेंड, और अगर आप इक्विटी वाले हैं तो आपको मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड कैसा मिलेगा वो हमने पहले पढ़ लिया, वेरिएबल या फिक्स। दूसरा पॉइंट जी, दूसरा पॉइंट लिखा जी, पक्का मिलेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है पक्का मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या गारंटी है कि तुम्हें पक्का मिलेगा? क्या डेट वाले को पक्का मिलेगा? हाँ जी, डेट वाला तो श्योर है, उसे तो पक्का मिलेगा। क्या प्रेफरेंस वाले को पक्का मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। क्या इक्विटी वाले को पक्का मिलेगा? नहीं, ये भी श्योर नहीं है। प्रेफरेंस और इक्विटी को जो डिविडेंड मिलता है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। मींस अगर प्रॉफिट होंगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, तभी तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। लेकिन डेट वाले को टेंशन नहीं लेनी, उसका जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो इंटरेस्ट देने के बाद डिटरमिन करेंगे। तो आप प्ली नहीं ले सकते कि मुझे लॉस हो गया मैं इंटरेस्ट कैसे दूं। जी नहीं, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। यहां देखने से तो भी लग रहा है कि भाई डेट वाला थोड़ा सा सिक्योर है और प्रेफरेंस वाला और इक्विटी वाले अनसिक्योर्ड घूम रहे हैं। तीसरा, तीसरा क्या रिटर्न फिक्स है? इन लोगों को जो मैं रिटर्न दे रहा हूं क्या वो रिटर्न फिक्स है? क्या तुम्हें जो पैसा मिलेगा, अगर मिला, क्या वो फिक्स है? डेट के केस में हाँ जी फिक्स है, इंटरेस्ट रेट पहले से ही बना होता है। आप बैंक से जा रहे हैं लोन लेने के लिए, क्या रिटर्न फिक्स है बैंक वाले की? अगर उसने बोला 8% का रेट है तो आपके लिए कॉस्ट है, बैंक वाले के लिए क्या रिटर्न है? क्या ये फिक्स होता है, चेंज है? भाई फिक्स है, फिक्स है। प्रेफरेंस वाले के लिए क्या जो डिविडेंड मिलने वाला है उसका रेट पहले से फिक्स होता है? हाँ जी, ये भी हम जानते हैं। प्रेफरेंस और इक्विटी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि प्रेफरेंस वाले की रिटर्न फिक्स होती है, इक्विटी वाले का फिक्स है क्या? जी नहीं, इक्विटी में तो यहां पर भी आकर काटा लग गया। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद ये क्लैरिटी मिल गई कि सबसे ज्यादा रिस्की कौन चल रहा है भाई, इक्विटी वाला। ना तो पक्का मिलने वाली चीज है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, और कितना देंगे कहते तब देख लेंगे। भाई मैंने कहा कुछ तो बता दो, 10% 12 कहते, कहा ना तब देख लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस में इतना पता है कि प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो कितना मिलेगा एटलीस्ट ये तो पता है। तो मतलब तुम इक्विटी से थोड़ी बेटर पोजीशन में हो। और डेट वाला वो तो राजा बनकर बैठा है, कभी कभी तो लगता है अपोनिच भगवान है। कहता भाई कंपनी पैसे लगाए हैं, कंपनी मेरे को पक्का पक्का देगी, और कितना देगी ये भी मुझे पहले से पता है। अगर मान लो मैंने किसी कंपनी में 5 लाख रुपए लगा दिए और 8% का इंटरेस्ट मिलता है साल का, तो 5 लाख गुना 8%, 40,000 रुपए का जो अमाउंट है वो मुझे मिलेगा। ये मुझे पक्का पक्का पता है, ये मुझे पक्का पक्का पता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिस्क। बात करूं रिस्क, डेट वाले का सबसे लीस्ट है, इक्विटी वाले का सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और प्रेफरेंस वाले का हम कह देते हैं जी मॉडरेट है। हम कह देते हैं प्रेफरेंस वाले का मॉडरेट है। अब ये कहावत बहुत बार सुनी होगी, जैसे रिस्क वैसे रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो अंतिम जो पॉइंट आता है इसके अंदर, दैट इज टू जज अबाउट द रिटर्न, कि भाई रिटर्न कैसी है। रिटर्न किसके व्यू पॉइंट से? इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से। और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो बात आ गई जी कॉस्ट। जब डेट वाले का रिस्क लीस्ट है तो कंपनी की जो कॉस्ट है इसके लिए वो भी क्या है, लीस्ट है।
डेट वाले को रिटर्न भी सबसे कम मिलेगी। भाई तुम ये सोच लो कि तुम्हें पूरी तरह से सिक्योर होना है, रिटर्न बेटर चाहिए। तो अगर तुम पूरी तरह से सिक्योर होकर चलना चाहते हो तुम्हें रिटर्न भी कम ही मिलेगी। और इक्विटी वाला क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसकी रिटर्न भी सबसे मैक्सिमम है। जब हम सुनते हैं कि शेयर मार्केट में कंपनी का प्राइस बढ़ गया तो भाई यानी कि जो रिटर्न है उस केस में कैपिटल गेन की फॉर्म में वो किसको मिल रही है? इक्विटी वाले को। जो वेल्थ बढ़ रही है वो किसकी बढ़ रही है? इक्विटी होल्डर की बढ़ रही है। इस चीज का एडवांटेज डेट और प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता। प्रेफरेंस वाले का रिस्क मॉडरेट था तो इसकी रिटर्न भी मॉडरेट ही रहती है। यानी कि जब हम निकालेंगे एक्चुअल में जब आप कंप्यूटेशंस करोगे आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो वो हाईएस्ट आएगी, डेट की सबसे कम आएगी और प्रेफरेंस की इन दोनों के बीच में लटकी होगी। मैं फिर से यहां पर क्लेरिफाई कर दूं कि जब हमने कॉस्ट लिखा वर्ड तो कॉस्ट वर्ड जो लिखा है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है और जो रिटर्न पॉइंट लिखा है इट इज फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब हमने इस चीज को समझ लिया। कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कॉस्ट कितनी इनकर करनी है। कितनी इनकर करनी है ये भी डिटेल में पढ़ लिया। डिपेंड करता है कि डेट को पैसा देना है, इक्विटी को देना है, प्रेफरेंस वाले को देना है, उस हिसाब से आएगा। आपने कॉस्ट निकाल ली। लेट्स अज्यूम आपने अपने पूरे बिजनेस में जितने सोर्स ऑफ फाइनेंस है सबकी कॉस्ट निकाल ली। आ गया लेट्स से 12%। नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इसका मतलब ये है कि कम से कम ना बिजनेसमैन को 12% कमाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 12 से भी कम कमाएगा तो भाई बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। ऐसे बिजनेस को तो बंद कर दो, क्योंकि 12% तो बाहर वाले ले जाएंगे जिनसे पैसा लिया है। अगर मैं 12 से ज्यादा कमाऊंगा तभी मेरा सर्वाइवल जो है जस्टिफाई हो पाएगा। मैंने साथ में जो आप बच्चों के लिए थ्योरी की किताब बनाई है कॉस्ट रागा, वो भी साथ में दिखा दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैसे कोई थ्योरी बनती नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो छोटी मोटी थ्योरी बनती है मैंने यहां पर जो है रिटर्न आपको यहां पर लिख कर दिया है। जैसे कि यहां पर आप देखते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, और ये बुक्स हार्ड कॉपी फॉर्म में इसी तरह से मल्टी कलर आपको मिलेंगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है जो रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है। क्या चीज है? जो रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है। कौन है प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल? शेयर होल्डर, लेंडर, डेट होल्डर टू द बिजनेस। जिन्होंने पैसा प्रोवाइड किया है हमें उनको रिटर्न दे रहे हैं। क्यों? कंपेंसेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल। उन्होंने मेरे बिजनेस से पैसा लगाया तो मैं उनको कंपेंसेट करने के लिए ये चीज दे रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख रहे हैं जी, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल represents the minimum required rate of return, represents the minimum required rate of return to be earned so as to at least meet the cost of, so as to at least meet the cost of various sources of finance. Very very important line. Cost of capital represents the मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की भाई इतना तो कम से कम तुझे कमाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाहर वालों को देना है ना। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू बी अर्न, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा क्लियर हो गई आपकी, ये ठीक है अभी क्लियर नहीं हुई। अभी आर्टिकलशिप में आप कहते हैं भाई मैं तो आर्टिकलशिप करूंगा बड़े शहर में जाऊंगा। मान लेते हैं बड़े शहर में नहीं हो आप छोटे शहर से, और बड़े शहर के नाम पे दिमाग में बॉम्बे सबसे पहले आता है कि फिर बहुत बड़ा शहर है तो आप बॉम्बे चलेगा। भाई बॉम्बे के खर्चे भी बहुत हैं। तो हम कह रहे हैं, घर वालों ने कह दिया भाई जो भी करना है ना तुझे खुद से करना है, हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत करियो। यहाँ पे भी फर्म्स है लेकिन आप कहते नहीं भाई मैं तो बॉम्बे जाऊंगा, आपको भूत चढ़ा है बॉम्बे जाने का। अब वहां पर जा रहे हैं, वहां पर आपने देखा जहां पर रुकना है वहां पर 8,000 रुपए किराया है और खाना पीना मिलाकर आपका महीने का 13-14 हजार रुपए का खर्चा है। अब सवाल उठा कि आर्टिकलशिप में आपको कम से कम कितने रुपए कमाने होंगे, कितने रुपए का स्टाइपेंड आपको चाहिए सो दैट आप अपना सर्वाइवल जस्टिफाई कर सको। भाई जितने रुपए का आपका जो खर्चा है वो हो रहा है, जितना मैंने बोला लेट से 14,000 पे फ्रीज कर लेते हैं, तो भाई 14,000 रुपए तुम्हें स्टाइपेंड चाहिए होगा अगर तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करवाना है सर्वाइवल। बच्चे कह रहे हैं सर मजाक कर रहे हो, आर्टिकलशिप में इतना नहीं मिलता। ठीक है तो इस एग्जांपल को चार्टर्ड अकाउंटेंसी से बदल देना, लेकिन फिर खर्चे भी अपने 14,000 की जगह 1,40,000 कर लेना। सीए बनने का 14,000 की सैलरी, ये कैसा मजाक करते हो सर? हाँ जी, तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाना है सो दैट जो कॉस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनकी तो एटलीस्ट मीट कर सकूं। और एक और एग्जाम के लिए
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में कई बार ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम चेंज करके दे देता है, तो हमें पता ही नहीं होता कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो देयर आर सम ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ इसके ऑल्टरनेटिव नेम है, यहां पर देखते हैं जी। इसको कट ऑफ रेट भी कहा जाता है, इसको हर्डल रेट भी कहा जाता है, और इसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। तीनों के तीनों नाम आपने याद रख लेना है, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। लिख देगा मल्टीपल चॉइस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ए ऑप्शन आईआरआर, बी ऑप्शन लिख देगा कुछ और, लेट्स से रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया, तीसरा कट ऑफ रेट, और चौथा कुछ और। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट द रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, हमने कहा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपने ऑप्शन रेट ऑफ रिटर्न वाली नहीं चूज कर लेनी। अगर इन दोनों में से कोई और ऑप्शन लिखे तो इनको चूज करना, और रेट ऑफ रिटर्न का अगर मिनिमम लिखे तभी वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बनेगा, कि इतना कम से कम आपको कमाना है। कमिंग बैक, ये हमारा बेसिक चल रहा था, कॉन्सेप्ट वन बेसिक्स, और इसमें अंत में हम आ जाते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हमें एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करना है। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करने की बात कहेंगे तो हमें इसके अंदर क्या क्या कंप्यूट करना है। हमने अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो लिस्ट डाउन कर लिए हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी लिस्ट डाउन है। हमने क्या कहा जी, सबसे पहले आता है डिबेंचर। तो आप जब पहली कॉस्ट निकालोगे वो किसकी होगी, दैट विल बी दी कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहली कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद निकालोगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर निकलेगा कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपने जब सबकी कॉस्ट निकाल दी तो लास्ट में सीईओ साहब आएंगे, पूछेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आपने सबकी कॉस्ट तो निकाल दी अलग अलग, ये बताओ हम पैसा कितना कमाएं, मिनिमम कितना कमाएं। अब मैं कह रहा हूं यार डेट वाले की कॉस्ट है 10, प्रेफरेंस वाले की है 12, इक्विटी वाले की 15, रिजर्व एंड सरप्लस की आई है 14, तो यार ये तो अलग अलग कॉस्ट आ गई, कितना कमाएं। तो इस तरह से चीजें नहीं चलती। आपने जब सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली है उसके बाद यू विल हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल कॉस्ट एज वेल। आपको ओवरऑल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक बनता है इसके अंतर्गत वो बनेगा बेटा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको केओ भी बोला जाता है। तुम थोड़ा इधर आ जाओ तनिक, अपने भाई के लिए, बड़े भाई के लिए जगह छोड़ो। हाँ जी, तो यहां पे आ रहा है अंत में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारे पूरे चैप्टर में पढ़ाई रहने वाली है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ डेट। इसको दर्शाने का तरीका है के चरणों में पड़ा है डी, के चरणों में पड़ा है डी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुलाया जाता है केपी, इक्विटी शेयर है आपका के ई, रिजर्व एंड सरप्लस इज के आर ई, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज के। हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट की बात करेंगे, जो कि अभी स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जब डेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बात होगी प्रेफरेंस की, उसके बाद इक्विटी की, फिर रिजर्व एंड सरप्लस की। जब हम पूर्ण तरीके से तैयार हो जाएंगे कि हमें सबकी अलग अलग कॉस्ट निकालनी आ गई, देन देयर विल बी द क्वेश्चन जहां पर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज तरीके से हमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाना, और ना ही इस चैप्टर को, जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, करने का अंदाज हमारा यही रहेगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, जो ये चीजें मैं लिख रहा हूं मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। अगर आपने मेरी क्लास ली है या क्लास लेने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। जब हम कायदे से नोट्स बनाते हैं, सब चीजें लिखते हैं, तो रिवीजन में हेल्प मिलती है। राइट, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैं यहीं कहीं से भी पढ़कर इसको बता दूं कि हाँ भाई ऐसा होता है, सिर्फ बोल दूं, तो आपको याद नहीं रहेगा। सभी सभी एक्चुअल जीवन में गजनी होते हैं। गजनी कौन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आज सुना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे, तो भूलना नहीं है। मैं लिख रहा हूं और मैं यही चाहूंगा आप बच्चे भी साथ साथ इसी तरह से अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहे, बिकॉज यही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। एग्जाम डे पर कोई काम नहीं आएगा, सबसे ज्यादा आपके नोट्स ही आपको काम में आएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो ये सब चीजों का बड़ा महत्व है, और काफी सारी थ्योरी आपको पता भी नहीं चला। हमने जितनी देर तक अभी लेक्चर किया इसमें इतनी सारी थ्योरी हमारी कवर हो चुकी है। एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस इस बेस पर आएंगे, पूछेगा भी रिस्क के बेस पर बताओ कि कौन सा मतलब हाईएस्ट रिस्क वाली सिक्योरिटी है, 4 ऑप्शन दे देगा। रिटर्न सबसे ज्यादा किसकी है, फिक्स रिटर्न किसको मिलती है, एक्सेट्रा। तो हमारी काफी सारी थ्योरी भी इसके अंदर कवर हो चुकी है। हम फाइनली अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर एंटर कर रहे हैं पुत्र, जहां पर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट की। आइए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, लिख लीजिए।
कॉस्ट ऑफ डेट, ये डेट वाला भाई कौन है? डेट का मतलब है जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उसको मुझे हर साल एक फिक्स पेमेंट देनी है। क्या पक्का देनी है? थोड़ी देर पहले से कहा हाँ जी पक्का देनी है, और उस पेमेंट का नाम होता है इंटरेस्ट। यू हैव टू पे हिम द इंटरेस्ट। लेकिन जो डेट है वो दो टाइप का हो सकता है, उसी के बेस पर जो कॉस्ट है वो बिल्कुल डिफर करेगी। या तो डेट हो सकता है इररिडीमेबल, या फिर डेट हो सकता है रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर ने आज आपको पैसे दे दिए, आप यूज करो, लेकिन उसका जो कैपिटल अमाउंट है वो कब वापस करना है इसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसको कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर, जहां पर हर साल आपको सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करते जानी है। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, जहां पर आपने जब पैसा लिया उसी समय डिसाइड हो जाते कि कितने समय के बाद किस कंडीशन में मुझे पैसा जो है रिटर्न करना है इन्वेस्टर को, तो उस डेट को बोलते हैं रिडीमेबल। दोनों में ही कॉस्ट को निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए जी, कॉस्ट ऑफ डेट सबसे पहले कौन सी बात करेंगे? इररिडीमेबल। तो कॉस्ट ऑफ डेट कौन से वाला? इररिडीमेबल जी। कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल। जब हमारे सामने बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तब ये मैटर करेगा कि आपने कितने अच्छे से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। तो हम आराम से समय लगाकर जो है, चाहे फास्ट ट्रैक बैच है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फास्ट है तो बहुत तेजी भगाना है या लिखवाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा देने हैं या सिर्फ कॉन्सेप्ट करा देना है, ऐसा नहीं है। सब चीजें होंगी बहुत ही कायदे से। ठीक है, हम कह रहे हैं जी इररिडीमेबल वाला कौन सा है? इररिडीमेबल वाला ये हो गया, मान लीजिए ये एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है जिसमें ये क्या है? आज यानी कि प्रेजेंट। आज है यानी कि प्रेजेंट। कंपनी ने क्या किया इस दिन? डिबेंचर इशू कर दिए। डिबेंचर इशू कर दिए, डेट इशू कर दिया, और बदले में क्या आ गया? आपके पास पैसा आ गया। डिबेंचर इशू किए, मेरे पास पैसा आ गया आज की डेट में। मैंने क्या कहा उसके बाद? बेटा जो आपको यहां पर दिख रहा है, लेट्स से इसको बोलते हैं ईयर जीरो। ये है लेट्स से ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, एंड जस्ट लाइक दिस एनथ ईयर। एनथ ईयर। और ये जो एनथ ईयर है, मैंने क्या बोला? दिस एनथ ईयर इज नॉट डिफाइंड। इररिडीमेबल के केस में ये एन क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया, मतलब कितने समय के बाद आपको पैसे देने हैं इसका निर्णय लिया ही नहीं गया। आपको हर साल क्या देना है? आई हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। मुझे हर साल जो पेमेंट करनी है इररिडीमेबल के केस में, दैट इज ऑफ द इंटरेस्ट। आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हर साल मुझे इंटरेस्ट देते जाना है। कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। क्योंकि भाई बताया ही नहीं एन कितना है, तो आपको हर बार हर बार हर बार हर साल इंटरेस्ट देते जाना है। यानी कि इररिडीमेबल के केस में जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है? द ओनली एक्सपेंडिचर इज द इंटरेस्ट। अगर मैं यहां से कंक्लूड करूं तो हमारा जो ओनली एक ही कॉस्ट है, और वो क्या है जी? इंटरेस्ट की कॉस्ट है। हमारी कॉस्ट है इंटरेस्ट की। लेकिन हम ग्रॉस इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। आपकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी नेट। हो सकता है इंटरेस्ट देने के कारण बिजनेसमैन को, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ कहीं से फायदा हो रहा हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे उस फायदे को नेट करने के बाद ही आपने जो है अपनी कॉस्ट को लेना है, कंसीडर करना है। ओनली कॉस्ट इज द इंटरेस्ट। लेकिन साथ में हम कह रहे हैं भाई ये देख लेना कि ये कॉस्ट ग्रॉस है या नेट है। तो हम इसका उत्तर दे रहे हैं कि आपने ग्रॉस कॉस्ट नहीं देखनी, आपने देखनी है नेट कॉस्ट। अब ये नेट कॉस्ट क्या होता है उसका एक एग्जांपल जो है आपको लेकर बताता हूं, और फिर इसका फॉर्मूला हम फ्रीज कर लेंगे बेटा। सो वी आर फ्रेमिंग एन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एग्जांपल बना लेते हैं। दो सिनेरियो है, दो सिनेरियो हम बना लेते हैं जी। पी एंड एल अकाउंट केस ए, पी एंड एल अकाउंट केस बी।
मैंने कहा जी समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल, मैंने कहा भाई हमारा जो जीपी है ना वो 1000 है, हमारे बिजनेस का जो रिलेटेड खर्चा है वो है 200 रुपए का, तो आपका 1000 में से एक ही खर्चा है, 1000 में से 200 के कितना बच गया, 800 रुपए का प्रॉफिट बच गया। लेकिन सरकार कहती है रुको रुको, टैक्स दे जाओ। और लेट्स एज्यूम कि जो टैक्स रेट है 40% है, आपका 1000 में से 200 के कितना हो गया, 800। इस 800 के ऊपर 40% का मैंने टैक्स लगाया, तो ये आ गया जी 320, और हमारा यहां पर आ गया जी नेट प्रॉफिट कितना, 480 रुपए का। हमारा नेट प्रॉफिट आ गया पुत्र 480 रुपए का। ये हो गया सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, केस बी में मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ सेम है। हमने कहा भाई ये हमारा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया जी, क्षमा चाहेंगे। सीधा लाइन, बच्चों की लाइन बहुत सीधी लगती है इस एज में, मजाल है टेढ़ी हो जाए। बाय जीपी 1000, 1000 रुपए का हो गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। सेम टू सेम आपका एक्सपेंस है 200 रुपए, लेकिन हम कह रहे हैं सिचुएशन बी में ना कंपनी ने क्या किया, अपना फाइनेंसिंग अरेंज करने के लिए ना लोन उठा लिया, या डेट डेट जो डेट होल्डर है वहां से पैसा उठा लिया, डिबेंचर दे दिया उनको या बॉन्ड दे दिया। तो इस सिचुएशन में आपका एक और कॉस्ट आ रहा है जिसका नाम है इंटरेस्ट, जो हमने अभी अभी ऊपर मेंशन किया कि अगर आपने डेट के तौर पर पैसा इशू किया है, तो अगर आपने डेट इशू किया और पैसा रेज किया तो इंटरेस्ट नाम की भी कॉस्ट होगी। लेट्स एज्यूम दिस इंटरेस्ट इज 100 रुपी, और बाकी कुछ नहीं है। अब आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, 1000 क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर 200 और 100 यानी कि 300, 1000 में से 300 के कितना रहेगा जी 700। इस 700 के ऊपर टैक्स रेट तो चल रहा है कितना, 40%। आपने कहा भाई 700 रुपए का 40% यानी कि कितना हो गया 280, और आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया नेट प्रॉफिट, 2 2 4 580 चले गए, तो कितने रुपए का नेट प्रॉफिट रह गया आपका, 420 रुपए का पुत्र नेट प्रॉफिट रह गया। जस्ट अ सेकेंड, या ये लीजिए, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब हमने जो एक नया एक्सपेंडिचर डाला वो कितने रुपए का डाला था, हमने डाला जी 100 रुपए का। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं 480 को 20 से, ये क्या मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ कम हुआ है 60 रुपए से। ये कैसे पॉसिबल हुआ, नेट प्रॉफिट सिर्फ 60 रुपए से कम हुआ, जबकि हमने यहां पर क्या किया, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डाला 100 रुपए का। हमने जो 100 रुपए डाले हैं ये क्या है, दिस इज द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड। लेकिन इसको डेबिट करने से मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 100 रुपए से कम, लेकिन प्रॉफिट तो वो 60 रुपए से कम। अगर मैं एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर मैच करूं, आइटम पे आइटम मैच करूं, सो आई सी ये 200 का 200 ही है, यहां तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। लेकिन जब मैं देखता हूं टैक्स को, तो ये 320 से 280 रुपए हो गया, मींस मुझे 40 रुपए की सेविंग यहां से मिल रही है। मेरा टैक्स का एक्सपेंस 40 रुपए से कम हो गया, समझे, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कितने से कम हो, 60 से। मेरा एक्स्ट्रा खर्चा 100 रुपए का, मेरी एक्स्ट्रा सेविंग कितने रुपए की होगी जी, 40 रुपए की। तो यहां से फॉर्मूला बनाने की जो है एक बार कोशिश करते हैं। सो आई विल से कि भाई जो मेरी नेट कॉस्ट है दैट विल बी ग्रॉस कॉस्ट माइनस सेविंग इफ एनी। मैंने देखा भाई मेरा जो ग्रॉस कॉस्ट है वो 100 रुपए का है। ग्रॉस कॉस्ट का मतलब जो हमने इंटरेस्ट डाला, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख दूं, आपने जो इंटरेस्ट डाला वो 100 रुपए का है, लेकिन सेविंग होगी 40 रुपए की, कहां पर, टैक्स में। और ये 100 रुपए की सेविंग कैसे आई, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आई विल से 100 रुपए तो ये तो ग्रॉस है ही है, ये 40 कैसे आया, आपने टैक्स दिया 40% किस पर, इंटरेस्ट पर। आपका जो टैक्स रेट है 40% ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 100 रुपए का, तो इस तरह से बना। अब मैं क्या कह सकता हूं, 100 माइनस 100 इंटू 0.40, सिंप्लीफाई करने के लिए, मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं, मैं यहां से 100 को ले लेता हूं कॉमन, ये बच गया जी 1 इंटू 1 माइनस 0.4। अब यहां से अगर मैं देखना चाहूं, ये जो 100 है ये क्या था, 100 वॉज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 100 वॉज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्या है जी अंदर 1 माइनस 0.4 क्या है, टैक्स रेट। तो ये आपका नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा इररिडीमेबल के केस में आपका ओनली एक्सपेंडिचर क्या है, ओनली कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। लेकिन वो इंटरेस्ट हमें ग्रॉस नहीं, हमें नेट लेने, और नेट का मतलब होता है आई इंटू 1 माइनस टी। बहुत सारे बच्चे ना रट्टा मारकर चलते हैं, आई इंटू 1 माइनस टी, आई इंटू 1 माइनस टी, और हद से इतना सीख जाते हैं, कहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर ना टैक्स सेविंग होती है। सुनी सुनाई बात है। लेकिन आपको एक्चुअल में यहां पर मैंने दिखाया कि अगर हम इंटरेस्ट देते हैं, मेरे तो पीएनएल में डेबिट हो गया, लेकिन उसके कारण मेरा टैक्स कम हो जाता है, और एग्जैक्ट उतना कम होता है जितना उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स रेट होता है। तो फॉर्मूला हमारा जो बनता है नेट कॉस्ट का, दैट इज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब हम सीखने के लिए तैयार हैं कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा जी, आइए देखते हैं।
हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ डेट को कैसे दर्शाएंगे, केडी से। केडी से हम दर्शाएंगे, केडी से। चल जा भाई, की हो गया काके। केडी इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला रहेगा आई इंटू 1 - टी। ये क्या है भाई, जो कॉस्ट है, आई इंटू 1 - टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि जो भी कॉस्ट निकालोगे पूरे चैप्टर के अंदर सबका आंसर आएगा परसेंटेज में, सबका आंसर आएगा परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। सर आई टी एनपी इनका डिटेल में मतलब बताइए, बताऊंगा, पहले समझ ले फॉर्मूला कैसे बनता है। एक जेनेरिक फॉर्मूला होता है, जेनेरिक फॉर्मूला सिंपल सा पॉइंट होता है, अगर कहीं से भी फंड्स अरेंज किए हों, उस फंड्स के ऊपर आपने कुछ कॉस्ट दी होगी, तो आपका जो जेनेरिक फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, कॉस्ट डिवाइड बाय फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी, कॉस्ट डिवाइड बाय फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये जेनेरिक फॉर्मूला है। कॉस्ट डिवाइड बाय फंड्स इनटू 100। लेट्स एज्यूम, मैं कहता हूं जी मैंने अपने एक फ्रेंड से ना 1 लाख रुपए उधार लिए, फंड्स कितने लिए, 1 लाख। उसने बोला भाई अगर तू 1 लाख ले रहा है ना तो 15,000 रुपए मेरे को हर साल देता रहियो। मैंने कहा ठीक है भाई 15,000 दे दूंगा। तो 1 लाख रुपया मैं यूज कर रहा हूं और हर साल उसे 15,000 रुपए देता जा रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आई कैन से भाई 15% की कॉस्ट पड़ रही है। ये कैसे किया हमने, कितने पैसे तुम्हें मिले, 1 लाख, कितने पैसे तुम्हें मिले, एनपी नेट प्रोसीड्स। कंपनी ने जब डेट इशू किया, डिबेंचर इशू किए, तो कितने पैसे तुम्हारे पास आए, नेट प्रोसीड्स। ऊपर क्या है, कॉस्ट, तुम्हारी कॉस्ट कितनी बड़ी, कंपनी कह रही इंटरेस्ट दिया, लेकिन नहीं नहीं, इंटरेस्ट देने से हमें टैक्स की सेविंग भी तो हुई है, तो आई इंटू 1 - टी। हमेशा कोई भी फॉर्मूला देखोगे जहां पर कॉस्ट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला यही है, कॉस्ट डिवाइड बाय फंड्स इनटू 100। उनको लिखने का अंदाज बदल जाता है। हमने यहां पर कॉस्ट को लिखा है आई इंटू 1 - टी, और फंड्स को, फंड्स ना लिखकर एनपी लिखा है, यानी कि नेट प्रोसीड्स हमने लिखा है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाता है। हमें परसेंटेज में उत्तर जो है उत्तर देखने को मिलेगा आई इंटू 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100। अब आई टी और एनपी का मतलब कि आपको कि सर क्लियर है, आई इंटरेस्ट, टी टैक्स रेट, एनपी नेट प्रोसीड। भाई इतना आसान नहीं है, सीए जैसी परीक्षाएं बैठने जा रहे हो, हर एक पॉइंट को पकड़ पकड़ कर जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, सो दैट अच्छे से हमें क्लैरिटी उत्तर इस चीज की मिल जाए। ये लीजिए जी, सबसे पहले आई को डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले आई की बात करें, आई का मतलब है इंटरेस्ट पर डिबेंचर। आई का मतलब है इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपी, पर डिबेंचर। क्वेश्चन लिखकर ड्राएगा, कंपनी इशूड 5 मिलियन डिबेंचर, कंपनी इशूड 10 बिलियन डिबेंचर। भाई हमें कुछ नहीं लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज बेस्ड जब आंसर आता है, आप चाहे एक डिबेंचर से कैलकुलेशन करो, चाहे आप सारे मिलियंस या बिलियंस डिबेंचर लेकर कैलकुलेशन करो, आंसर इज बाउंड टू बी सेम। तो हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट पर डिबेंचर। इंटरेस्ट पर डिबेंचर कैसे आएगा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू। आप कहेंगे बन जा वही, फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा, फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट इन परसेंटेज। इंटरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूपन रेट। एग्जाम में लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, इंटरेस्ट को कूपन रेट भी कहा जाता है। फेस वैल्यू पर डिबेंचर हमने लिखा, फेस वैल्यू पर डिबेंचर। अगर फेस वैल्यू के, और हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, डिबेंचर जब डेट की बात कर रहे हैं तो डेट के अंदर आपका डिबेंचर भी आ जाता है, बॉन्ड भी आ जाता है, लोन भी आ जाता है, ठीक है ना। आपने कहना नॉर्मली क्वेश्चन डिबेंचर या बॉन्ड लिख कर देगा, तो आपने क्या करना, अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दी तो आपने क्या माननी, इफ फेस वैल्यू नॉट गिवन, तो आपने क्या मानना, डिबेंचर के केस में 100 रुपए और बॉन्ड के केस में पुत्र मान लेना 1,000 रुपए। ये चीज आपने याद रखनी। अगर क्वेश्चन फेस वैल्यू ना दे तो आपने ये एज्यूम कर लेनी है और साथ में अपना नोट भी देना है, ठीक है ना। गिव द नोट एज वेल, यहां पे लिख लेना कि आपने अपना नोट भी देकर आना है। नोट्स assumption as the question has not given us the face value, so we have assumed the face value of this debenture to be 100। और अगर बॉन्ड होगा तो उसकी 1,000 रुपए आपने मान लेनी। बच्चा कहेगा सर लोन की कितनी मानेगा, लोन की कोई फेस वैल्यू नहीं होंगी, लोन की कोई फेस वैल्यू नहीं होंगी। ये हो गया जी आई, ये आई हमने पढ़ लिया। अब आ रहे हैं जी टी पर। टी का मतलब क्या है, टी इज पुत्र कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट, टी का मतलब क्या, टैक्स रेट, लेकिन किसका,
कॉर्पोरेट का क्वेश्चन डराने के लिए, घबराहट पैदा करने के लिए कह देगा डिबेंचर होल्डर का टैक्स रेट, शेयर होल्डर का टैक्स रेट। तो हमें पर्सनल टैक्स रेट नहीं चाहिए, पर्सनल टैक्स रेट नहीं चाहिए। एक जगह पर चाहिए होगा, वहां पर मैं बिल्कुल बताऊंगा बकायदा कि भाई यहां पर ना कंपनी के टैक्स रेट की बात नहीं हो रही, यहां पर इन्वेस्टर के टैक्स रेट की बात हो रही है, यहां पर किसकी है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। और सोचना कितना आसान है, मैंने शुरुआत में ही जब हम सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ रहे थे आपको क्या बताया, दैट वी आर डूइंग द सब्जेक्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट व्यू पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट, नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो जो भी चीजें सोचनी है वो कंपनी के व्यू से ही सोचनी है आपने। और अंतिम आता है जी, अंतिम भाग पर आते हैं जहां पर हम बात करेंगे एनपी की, कि एनपी का मतलब क्या है। एनपी मींस एनपी मींस पुत्र नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर, नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर, और ये होता है जी रुपये में। कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है परसेंटेज में, और इंटरेस्ट के साथ मैंने लिख दिया था ब्रैकेट में रुपये, इंटरेस्ट रुपये में है, टैक्स है परसेंटेज पर, एनपी नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। अब देखोगे मैंने यहां पर भी इंटरेस्ट में क्या लिखा, पर डिबेंचर। अगर आपका न्यूमरेटर पर डिबेंचर है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर भी आपका पर डिबेंचर रहेगा। नेट प्रोसीड्स कैसे निकालना है, मैंने आपको कहा कि ये आज है, ये आज है, हमने आज डिबेंचर इशू किए, और मैंने लिखा साथ में यहां क्या, पैसा आ गया। ये जो पैसा आया है ना, यही है नेट प्रोसीड्स। ये जो पैसा आया है ना भाई, इसी को नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। इसी की तैयारी हमने करनी है कि भाई हमें पैसा कितना आया एक्चुअल में। फॉर्मूला लिखते हैं आइए इसका, हम कहेंगे जी फेस वैल्यू पर डिबेंचर, यहां पे सामने है जी अमाउंट का कॉलम। आपकी जो फेस वैल्यू पर डिबेंचर है आपने लिख दी। आपने, हो सकता है आपकी कंपनी का नाम बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी अच्छी गुडविल बना रखी है आपने, तो जैसे ही आपने कहा कि भाई हम ना डिबेंचर इशू करेंगे, लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए, कहते हमें दो हमें दो हमें दो, हम चाहते हैं तुम्हारे डिबेंचर। मतलब 100 रुपए की चीज थी, मैंने कहा अच्छा इतनी डिमांड है, मैंने कहा पब्लिक को भाई सॉरी 120 का दूंगा, लोग कहते कोई दिक्कत नहीं दो, यानी कि मैं 100 वाली चीज के ज्यादा पैसे ले रहा हूं, 120 रुपए ले रहा हूं, मतलब मैं प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं। तो मुझे पैसे कितने आए, चाहे फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन मुझे पैसा कितना है, ज्यादा आया। तो हम कहेंगे प्लस कर दीजिए, इफ देयर इज एनी उत्तर प्रीमियम ऑन इशू। हो सकता है आपकी कंपनी की गुडविल नेगेटिव टाइप की चल रही है, मार्केट अपने का 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लोग कहते हैं यार क्या कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी का नाम नहीं कुछ नहीं, हम कहां से ले लें तुम्हारे डिबेंचर। आपने कहा अच्छा 90 का ले लो प्लीज, कहते हाँ हाँ ठीक है, तेरे 100 रुपए की फेस वैल्यू, लेकिन हम 90 का लेने के लिए तैयार हैं। इनकी इंप्लीकेशन क्या होती है कंपनी के ऊपर, वो थोड़ी देर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, जहां हम कई सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर इसकी इंप्लीकेशन देखेंगे। प्रीमियम ऑन इशू है तो प्लस कर देना, डिस्काउंट ऑन इशू है तो माइनस कर देना, डिस्काउंट ऑन इशू तो माइनस कर देना। मेरा 100 रुपए का डिबेंचर था, प्रीमियम है तो प्लस कर दिया, डिस्काउंट है तो माइनस कर दिया। ऐसा करते हुए मैं कहां तक पहुंचता हूं, यहां तक करते हुए हम कहते हैं जी हमारी वैल्यू आ गई इशू प्राइस पर डिबेंचर, कि मैंने फाइनली इतने रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया। इशू कर दिया मतलब एक तरह से लग रहा है कि हाँ इतने पैसे मेरे पास आ गए, लेकिन हमने वर्ड क्या रखा है, नेट, नेट प्रोसीड्स। नेट कितना आया तुम्हारे हाथ में, बच्चे कहेंगे सर आ तो गया नेट, नहीं। जब तुम डिबेंचर का इशू कर रहे हो, डिबेंचर का इनफैक्ट किसी भी चीज का, किसी भी सिक्योरिटी का इशू कर रहे हो, तो इतनी सारी एजेंसीज, इतने सारे मार्केट इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, हर एक का अपना अपना परसेंटेज होता है, हर एक का अपना अपना चार्ज होता है, जो कि आपसे पैसा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जब डेट इशू किया, आपने अखबार में इश्तिहार निकाला, एडवर्टाइजमेंट निकाली, तो खर्चा हुआ होगा ना। ये खर्चा क्यों हुआ, क्योंकि डिबेंचर को इशू कर रहा हूं। मान लो मैंने डिबेंचर इशू करके 5 करोड़ रुपए लिए, और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट दी 10 लाख रुपए खर्च हो गए, तो यार 5 करोड़ आया, 10 लाख उसी चीज का तो मैंने 10 लाख एडवर्टाइजमेंट के नाम पर दे दिया ना, तो मुझे कितना बचा, 4 करोड़ 90 लाख। दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्रोसीड। मैं कहता हूं मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं लोग मेरे डिबेंचर लेंगे या नहीं लेंगे, तो मैंने कहा अंडर राइटर की सर्विस ले लेता हूं। बच्चे कहते हैं अंडरटेकर, अंडरटेकर नहीं पुत्र, अंडर राइटर। मैंने अंडर राइटर की सर्विस ले ली। मैंने कहा भाई अगर पब्लिक ने ना लिए तो क्या करेंगे, कहता टेंशन मतलब बॉस आई एम देयर टू सी, जितना पब्लिक नहीं लेगी उतना मैं लेगा। मतलब अंडर राइटर कह रहा है कि तुम्हारे अगर डिबेंचर लोगों ने ना लिए तो वो लेने के लिए तैयार बैठा है। अब अंडर राइटर से क्यों कर रहा है, अंडर राइटर कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा भाई, वो अपना एक कमीशन लेगा मुझसे कि भाई ये सर्विस देने के लिए, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूं तेरे बिहाफ पर, तो मैं तुझसे कमीशन लूंगा। वो जो कमीशन होती है वो भी किस में से जाएगी, मेरी परसेंटेज बेस होती है आपके इशू प्राइस के ऊपर। तो जितना भी रुपया आपका आपने डिबेंचर इशू किए, उसमें से माइनस होगा समथिंग कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इशू, जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट भी कहा जाता है। ये लीजिए जी, माइनस कॉस्ट ऑफ इशू
जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट भी कहा जाता है। और जब आप इसको माइनस कर देते हैं तब जाकर बेटा आपके सामने आती है फाइनल चीज, जिसको बोला जाता है नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। इसको बोला जाता है नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर, और ये फाइनल वैल्यू आपकी आ जाती है। तो इस तरह से जो है चीजें चलती हैं। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जरा अपने कैलकुलेटर्स तैयार कर लीजिए। अब तक हमने इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो अपना स्टार्ट किया, इररिडीमेबल। मैं फिर से बता दूं कि हमने इररिडीमेबल के बारे में क्या क्या सीख लिया। इररिडीमेबल में हमने ये सीख लिया कि भाई ओनली द कॉस्ट इज द इंटरेस्ट, जिसके अंदर हमने कहा कि भाई ग्रॉस कॉस्ट नहीं है, नेट कॉस्ट लेनी है, मतलब आई इंटू वन माइनस टी करते हुए लेनी है। आई इंटू वन माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100 करेंगे तो हमारा केडी का फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूले का लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पर जाएंगे, उस क्वेश्चन पर जाने से पहले हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को देखकर कॉन्फिडेंसली हम जो है अटेम्प्ट कर सकें। तो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट पे भी बताया, इसको स्ट्रॉन्ग कराने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करवाने हैं। पहले मैं वो क्वेश्चंस क्लास में ही नोट करवा देता था, लेकिन अब मैंने उन क्वेश्चंस को कि क्लास में हम अपना समय बचा सकें, बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो मैं आपको बुक दिखाता जाऊंगा और आप जो है वहां से क्वेश्चन देखते जाएंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। फिर से बता दूं, अगर अब तक किताब आपके पास नहीं पहुंचे, क्योंकि ऑब्वियसली किताब पहुंचने में समय लगता है, तो जब तक किताब आपके पास नहीं पहुंची है, ऐसा नहीं कि आप बुक देख नहीं सकते। गूगल ड्राइव पर जिन बच्चों ने भी क्लास ली है, चैप्टर नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया गया है। अब वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और बेस्ट है अगर प्रिंट आउट निकाल सके, अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट अपने फोन में, लैपटॉप वगैरह में कहीं पर उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपने रेफर कर लेना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने फॉर्मूला देखा आई इंटू वन माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। कई बार ना क्वेश्चन देखकर बेलगाम से हो जाते हैं, जैसे बेलगाम घोड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिखाते हैं ना, इट इज लाइक अनरूली हॉर्स। अनरूली हॉर्स कौन सा एग्रीमेंट होता है, इट डजंट नो वेयर इट वांट्स टू गो। तो सेम वे में बच्चे क्वेश्चन देख के ना कहते हैं हाँ ये तो मैं कर लूंगा, देखते धाड़ धाड़ शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, एग्जाम में फाइनल आंसर के नंबर नहीं है, आप उस फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचते हैं उस चीज के नंबर है। बच्चे कई बार बोलते हैं ये पता नहीं रैंक होल्डर लोग क्या करते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं। भाई किसी चक्की का डिफरेंट का आटा नहीं खाते, उनका चीजों को अप्रोच करने का नजरिया जो है वो काफी डिफरेंट होता है। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, इतनी बार रैंक लिया है, रैंक 1 तक गया, 5 टाइम्स रैंक है। तो ऐसा क्या करते थे हम, किस बिना पर जो है इंस्टीट्यूट बार बार हमें रैंक से नवाज रहा है, ऐसा क्या किया हमने। तो उसी तरह से अब स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। एंड इवन जितना अब तक भी कि आपको उसमें ग्लिम्स एक नजर आ रहा होगा कि चीजों को करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन 1 जब करेंगे, फॉर्मूला में है आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एनपी। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही फॉर्मूला नहीं लगाना, सबसे पहले आई ढूंढना है, आई लिखना है, टी ढूंढना है, टी लिखना है, एनपी ढूंढना है, एनपी लिखना है। तीनों चीजें लिखने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे और अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। जब इस तरह से स्टेप वाइज करेंगे सॉल्व, तभी हमें जो है नंबर मिलेंगे। साथ में कैलकुलेटर अपने साथ रख लो अभी, क्योंकि क्वेश्चंस हो रहे हैं स्टार्ट। चलो भाई, जय माता दी का नाम लेंदे हुए आप क्वेश्चंस से चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 से संबंधित क्वेश्चंस हमारे होते हुए स्टार्ट। ये लीजिए जी, ब्लेसिंग वाली किताब निकाल लेंगे। ओहो, हाँ जी, ब्लेसिंग वाली किताब निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, यहां आपका लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, ये वाले प्रश्न वो हैं जो कि हम क्लास के अंतर्गत उत्तर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आता हुआ, मैंने इनकी महत्वता बताई थी, जो साथ में कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। ये कौन से कॉन्सेप्ट से हमारे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ये प्रश्न है। ऑब्वियसली पहला डे है, अभी पहला डे है, चैप्टर नया नया है, तो आपका पहला ही रजिस्टर चल रहा होगा, रजिस्टर नंबर 1। और मैंने कहा था रजिस्टर के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक पूरी पेज नंबरिंग कर लेना। उस रजिस्टर में आपका पेज नंबर कौन सा है वो भी यहां पर आप लिख लीजिए। इसकी हेल्प कब मिलेगी, जब इतने सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। कितने सारे क्वेश्चन कर लेंगे भाई, इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर 54 क्वेश्चंस है।
54 क्वेश्चन है एग्जाम वाले डे पर, मान लो इस 54 में से आपको कोई 5 देखने हैं, ठीक है। अब वो 5 जो देखने हैं आप यहां पर मार्क कर लोगे, कैसे, यहां पर एक मैंने बनाकर दिया है, इसका मतलब क्या है जी, दिस इज द स्टार रेटिंग। जो भी क्वेश्चन हमें लगेगा ज्यादा मुश्किल है उसको हम स्टार रेटिंग दे देंगे, और कई बार क्या होगा कि मुझे नहीं लगेगा लेकिन आपको लगेगा, तो हर बच्चा अपने हिसाब से स्टार रेटिंग दे सकता है। स्टार रेटिंग यहां पर मैं भी डालकर दे सकता था, लेकिन हो सकता है जो मुझे मुश्किल लगे वो किसी और को मुश्किल ना लगे, तो ये सेल्फ एनालिसिस के लिए छोड़ा गया। आप यहां पर 5 स्टार डालकर दे लेना। मान लो इस 54 में से आपने कोई भी 5 क्वेश्चन पर स्टार डाल दिया, आपको एग्जाम वाले डे पर वो क्वेश्चन देखने हैं, आपके रजिस्टर के अंदर 150 पेज भर गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो आप उस 150 पेज में से कहां पर ढूंढोगे ये वाला प्रश्न। उसके लिए मैंने आपको दिया है ये वाली सारी चीजें कि आप साथ साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 49 नंबर क्वेश्चन है, रजिस्टर नंबर 1 है, और आपने इसको रेटिंग दे दीजिए 5 स्टार। अब आपको एग्जाम वाले डे पे ये पता है कि ये वाला क्वेश्चन देखकर जाना है, लेकिन ढूंढोगे कहां, इतना बड़ा रजिस्टर है, उस डे पर हमारे पास एक एक सेकंड कीमती होता है, तो हमने अगर यहां पर पेज नंबर लिखा होगा, हम सीधा वो वाले पेज पर जाएंगे और ये वाला आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैंने कहा बहुत सारी चीजों का वैल्यू एडिशन किया गया है, सो दैट आपकी जो प्लानिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा सके, और रिजल्ट 100% हमारी फेवर में है, किसी भी तरह का हमारे इफ एंड बट जो है वो ना रहे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ये प्रश्न है। ये कॉन्सेप्ट नंबर तो मैं लिखता जाऊंगा, हर क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा मैं पूरे सिलेबस में सभी सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट नंबर साथ साथ लिखता जाऊंगा। रजिस्टर नंबर ऑब्वियसली आपको खुद लिखना है, अभी मुझे पता है कि चैप्टर पहला है तो पहला रजिस्टर ही होगा, उसका पेज नंबर जो भी आपका है वो यहां पर डाल देना। रेटिंग जहां पर आपको लगेगा डालनी है 5 स्टार आप डाल देना। शुरुआत के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डर है, यहां पर रेटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन पूरा करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आप यहां पर चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके लिए स्पेस दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो रिवीजन के वक्त या फिर आपको किसी फाइन डे पर लगता है यार क्या मुझे ये वाला चैप्टर याद है, आपने किताब उठाई, सिर्फ कैलकुलेटर उठाकर बैठ गए और आपने सॉल्व करके देख लिया, आपके कैलकुलेटर पर जो आंसर आया अगर वो आंसर यहां से मैच करके, देन यस आई कैन टेक द कॉन्फिडेंस अहेड कि हाँ मुझे ये वाली चीज आती है। ओके, इस तरह से चीजें चलेंगी। चलिए जी, तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। कहता जी टीआरजी लिमिटेड, ओए होए टीआरजी बच्चों का दिया हुआ नाम, द राहुल गर्ग। टीआरजी लिमिटेड इशूड 10% 50,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। फाइंड केडी इफ टैक्स रेट इज 35%। कई बच्चे सोचेंगे ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आपको सिर्फ यही करना है कि एग्जाम वाले क्वेश्चन ही करके जाने हैं भाई, फिर तो लेक्चर ही छोड़ दो, फिर सिर्फ क्वेश्चन करके जाओ, एग्जाम में जैसे कोई नया क्वेश्चन आएगा तो टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पर ये चीजें हमें टैकल करनी आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन का साइज देखकर ही डर जाओगे। हमने कहा हाँ जी क्या बोल रहा है, कहता जी 10% क्या चीज है, हर एक चीज को पहचाना। 10% के इंटरेस्ट रेट, 50,000 डिबेंचर, भाई तूने 50,000 किए, 500 किए, 5 डिबेंचर किए, 5 लाख किए, 50 लाख किए, इररेलीवेंट है। हमें एक डिबेंचर के लिए कैलकुलेशन करें ऑफ ₹100 ईच, यानी कि क्वेश्चन बता रहे फेस वैल्यू ₹100 है। फाइंड केडी इफ टैक्स रेट इज 35%, टैक्स का रेट है 35%। देखते हैं जी किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, और इनसे हम लर्निंग्स लेकर चलेंगे। आइए जी स्टार्ट करें तैयारी जीत की। जब मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, मैं हर एक आंसर एक नई शीट से स्टार्ट करूंगा, और ये हैबिट आप भी अपनाएंगे तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। एग्जाम में इंस्टीट्यूट जब आपको आंसर शीट दे रहा है तो वहां पर भी हमें नया आंसर नई शीट से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट टीचर को चेक करने में आसानी हो। एक ही पेज पर अगर आपने पहले ऊपर एक आंसर नंबर 1 नीचे आंसर नंबर 2, हो सकता है भाई वहां पर उनकी आंखों से ओझल ही हो जाए, तुम्हारा आंसर नंबर 2 चेक ही ना हो पाए। तो हमें आराम से हर नया क्वेश्चन नई शीट से स्टार्ट करना है। तो मैं आपके सामने जब भी करूंगा पूरे बैच में इसी तरह से करूंगा, बिकॉज आई हैव टू टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का एक नमूना आपके सामने पेश हो रहा है। आंसर 1 पूरे सिलेबस में इसी तरह से लिखा जाएगा, पेज के सेंटर में वॉयलेट कलर से डबल अंडरलाइन होगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें पहचानना है आई, टी और एनपी को। क्वेश्चन में हमने देखा आई, मैंने आपको क्या सिखाया था, आई का मतलब है इंटरेस्ट पर डिबेंचर। कैसे आ जाएगा जी, फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज। क्वेश्चन ने कहा फेस वैल्यू है तुम्हारा ₹100, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया 10%, तो इंटरेस्ट आ रहा है जी ₹10। टैक्स रेट कितना है, मेरे सामने प्रश्न है मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन ने कहा जी 35% का टैक्स रेट है, 35%, और हमें इसको कैसे लिख लेना है, हमें डेसिमल्स में लिख लेना है। 35% का मतलब 0.35, 35% का मतलब 0.35। एनपी की बात करूं, हमने एनपी का बड़ा लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला सीखा है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस इशू, माइनस डिस्काउंट कर दिया, इशू प्राइस आ गया माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो नेट प्रोसीड्स है वो एज गुड एज आपकी फेस वैल्यू ही रह गई, यानी कि ₹100 की। सबसे पहले तीनों वेरिएबल हमने फिक्स कर लिया, आई टी और एनपी। उसके बाद हम लगाएंगे जी फॉर्मूला, के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100।
आई इंटू 1 - टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। तो यहां जब मैं फॉर्मूला में भरता हूं चीजें, आई कितना है बेटा 10, एक्स कितना है 0.35 और जो एनपी है दैट इज 100। आप जब इसको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर आ गया जी 6.50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 6.5%। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन देखते कैलकुलेटर पर कर दिया होगा, 6.5% बैठ गए होंगे, चौड़े होके जो बैठ जाते हैं शान से। भाई मैं फिर से बता दूं, आंसर निकालने के नंबर नहीं है, आंसर निकालने के नंबर कम है। आप उस आंसर तक कैसे पहुंचे हो वो मैटर करता है। आपने सभी स्टेप्स को बिल्कुल हायरार्की में एक एक करते हुए दिखा लेना है। ठीक है जी, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आने, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट नंबर 2 से अगेन कहता जी टीआरजी लिमिटेड इशूड 10% 50,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 10% का इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू 100 रुपए के, लेकिन इस बार कहते जी आपने 10% डिस्काउंट पर इशू करे हैं। फाइंड केडी इफ टैक्स रेट इज 35%। आइए देखते हैं उत्तर नंबर 2। आंसर नंबर 2 फिर से एक एक करते हो, आई टी और एनपी। आई कितना है जी 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट है बेटा, आई हो गया 10 रुपए। टैक्स का रेट वापस से क्वेश्चन का 35% यानी कि 0.35। जहां तक आती है एनपी की बात, अब इसके अंदर कंप्यूटेशन इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है आपका डिस्काउंट है ऑन इशू 10% का। हमें क्या कहना है जी, जब नेट प्रोसीड निकालेंगे आई विल से फेस वैल्यू पर डिबेंचर जी कितने रुपए की है, 100 रुपए की। देयर इज डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 10%, ऐसे लिखते हैं 10% है। 100 रुपए के ऊपर आप लगाएंगे 10%, ये हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही होगा। 100 रुपए का 10% लगाया बेटा कितना आ गया 10 रुपए। 100 रुपए में से 10 रुपए माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ गया 90 रुपए। तो ये आपका बना नेट प्रोसीड्स, 90 रुपीज दी नेट प्रोसीड्स। केडी का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन एंड वी विल गेट टू आवर आंसर, आई इंटू 1 - टी बटे एनपी इंटू 100 पुत्र, आई इंटू 1 - टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। हाँ जी, आई कितना था हमारा 10, 1 माइनस 0.35 एंड डिवाइड बाई एनपी विच इज 90 मल्टीप्लाई बाई 100। न्यूमरेटर है हमारा 6.5, डिनोमिनेटर रहेगा पुत्र 90 दा, डिनोमिनेटर रहेगा 90 दा ते मल्टीप्लाई बाई 100। एल हो गई 6.5 बटे 90 इंटू 100। साड़ी कॉस्ट आई है जी 7.22%। इनका एक एनालिसिस करेंगे, एक बार इन 2-3 प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, आई और टी सेम रहा हमारा पिछले प्रश्न की तरह। अब ये भी बड़ा जरूरी है समझना, कई बार बच्चे गलती इसमें कर देते हैं, कहते हैं यार हमारा जो नेट प्रोसीड है वो 90 रुपए है, हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 100 के ऊपर। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू। इसीलिए जब यहां पर हमने बातचीत करी, मैंने वहीं पर फॉर्मूला में लिख दिया था इंटरेस्ट के साथ फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट। आप डिबेंचर पर इशू कर रहे हो, प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, उसके कारण इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो यहां पर भी इंटरेस्ट हमारा 100 रुपए पर ही आया, जो नेट प्रोसीड है 90 रुपए। उसके कारण आपका जो फर्क पड़ा है वो किस चीज पर पड़ा है, केडी पर। डिनोमिनेटर आपका चेंज हुआ। ये वाला प्रश्न करते ही हम रेडी हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता जी टीआरजी लिमिटेड इशूड 10% 50,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, फाइंड केडी इफ टैक्स रेट इज 35%। इस बार हमारा जो गुडविल है मार्केट में थोड़ा बेहतर है, नेगेटिव गुडविल नहीं है, पॉजिटिव गुडविल चल रहा है। तो हमने अपनी चीज को महंगे पर बेचा, 10% प्रीमियम ऐड करके हमने अपने शेयर को बेच दिया, डिबेंचर को बेच दिया। इसके कारण हमारी सिचुएशन में क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 इंटरेस्ट की बात करता हूं। फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 100 रुपए, 10% का इंटरेस्ट है बेटा, तो 10 रुपए का आ गया इंटरेस्ट। टैक्स है हमारा 35% यानी कि 0.35। और जहां तक एनपी की बात है, हम कहेंगे फेस वैल्यू पर डिबेंचर है बेटा 100 रुपए की। और आपने क्या किया,
व्हेन यू इशूड दिस टाइम, आपने प्रीमियम पर इशू किया, तो हम कह रहे हैं जी प्लस कीजिए प्रीमियम ऑन इशू, कितना है 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए। प्रीमियम ऑन इशू ऐड कर दिया तो हमारे सामने जो नेट प्रोसीड आ गया दैट इज 110 रुपी। नेट प्रोसीड्स आ गया जी 110 रुपए का। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - t डिवाइड बाय एनपी इंटू 100, आई इंटू 1 - t डिवाइड बाय एनपी इंटू 100। हमारा आई है 10 का, टैक्स रेट है जी 0.35 डिवाइड बाय एनपी, नेट प्रोसीड कितना निकाला हमने 110 रुपए का। इस बार मेरे पास 110 रुपए आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 6.50 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 पुत्र। कैलकुलेटर ते आप कर लिए 6.5 बटे 110 इंटू 100, दिस इज कमिंग एज 5.91%। आपका कैलकुलेटर पर वैल्यू शो करेगा 5.909। हमें 2 डेसिमल प्लेस तक रुक जाना है, तो 5.91% यहां का उत्तर बेटा आ जाएगा आपका 5.91%। सेम क्वेश्चन, एक प्रश्न के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी हमने उसको 3 बार सॉल्व किया, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन लेके। जरा एक बार एनालिसिस करते हैं। जब हमने क्लास में ये किया तो पहले क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में एट पार था, दूसरे वाले प्रश्न में हमने इशू किया डिस्काउंट पर, और तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने इशू किया प्रीमियम पर। फर्क क्या पड़ा, पहले वाले में एट पार, दूसरे में डिस्काउंट, तीसरे में प्रीमियम। इंटरेस्ट रेट सेम रहा, फेस वैल्यू सेम रही। अगर आप इसके आंसर पर जाओ, आप देखोगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर देखो सिर्फ, पहले वाले क्वेश्चन में 6.5, सेकंड वाले क्वेश्चन में 6.5, और तीसरे वाले क्वेश्चन में भी 6.5। तीनों में हमारा जो इंटरेस्ट है वो नेट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 6.5 रुपए की पर डिबेंचर। लेकिन ये चक्कर क्या है कि हमारा तीनों जगह पर आंसर डिफरेंट आया। पहले वाले केस में 6.5, दूसरे में बढ़ गया 7.22, और तीसरे में कम हो गया 5.9 पर आया। तो कहानी इसकी ये है कि जब आपने 6.5 रुपए का फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट सिचुएशन में आपकी जो नेट कॉस्ट आई 6.5 की, आपको उस समय कितना पैसा आया था 100 रुपए। यानी कि आपने जो 6.5 रुपए खर्च किए उसके बदले आपको 100 रुपए आए, तो आपका कॉस्ट है 6.5। सिचुएशन नंबर 2 में आपका खर्चा तो सेम ही हुआ 6.5, लेकिन आपको पैसे कितने आए थे, सिर्फ 90 रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कॉस्ट देखने तो सेम ही है, 6.5 रुपए का इंटरेस्ट का कॉस्ट, लेकिन आपको पैसे कितने हैं 90। मुझे 90 आए, 90 के ऊपर भी मुझे 6.5 देना पड़ा, जबकि पिछली सिचुएशन में मुझे 100 आए थे, मुझे 100 के ऊपर 6.5 देना पड़ा। तो बिना आंसर निकाले ही हमें पता है कि यार जो डिस्काउंट वाली सिचुएशन है ना, उसके साथ इतनी नेगेटिविटी अटैच क्यों होती है, क्योंकि डिस्काउंट के कारण आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। आपको पैसा देना है सेम 6.5 रुपए का पर डिबेंचर, इन्वेस्टर को, डिबेंचर होल्डर को, लेकिन डिबेंचर होल्डर से आपको पैसे सिर्फ आए हैं 90 रुपए, जिसके कारण आपकी जो कॉस्ट है सिचुएशन 1 में थी 6.5, और यहां पर आपकी बढ़कर हो जाती है जी 7.22%। और तीसरी सिचुएशन, यहां पर भी न्यूमरेटर हमारा सेम है 6.5 का, लेकिन इस बार मैं फायदे में हूं क्योंकि मैंने उनको 100 वाली चीज कितने में दी है 110 में। मैंने कहा 110 रुपए लाओ तब जाकर मैं तुम्हें 6.5 रुपए दूंगा, यानी कि इस बार कंपनी फायदे में है। पैसा लिया 110 और दे रहे हैं 6.5। फर्स्ट क्वेश्चन में कितना था 100 रुपए आए थे, 100 रुपए के ऊपर 6.5 दे रहा था, तो देखने से लग रहा है कि भाई पॉजिटिव सिचुएशन है, जिसके कारण आपका सिचुएशन 1, क्वेश्चन 1 में जो आंसर था 6.5 था, और यहां पर आपका आंसर हो गया पुत्र 5.91। तो प्रीमियम वाली सिचुएशन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है आपकी रहती है। जितना प्रीमियम ज्यादा होगा उतनी ही आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो यहां से हमने पहले 3 क्वेश्चन से मेन लर्निंग ये है कि खाली जो आपका इंटरेस्ट इंटू 1 - t है वो डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है आपकी कॉस्ट के लिए, वो तो तीनों सिचुएशन में सेम ही रहा 6.5, लेकिन फाइनल आंसर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपको उसके बदले जो पैसे मिले, जिस पैसे पर आपने उस कॉस्ट को खर्च किया वो पैसे अलग थे, तो नेट प्रोसीड सब केस में अलग अलग थी पुत्र। ठीक है, इससे संबंधित हमारे पास और भी प्रश्न है टेस्टिंग के लिए। आइए जी हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन भी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 से रहेगा। अच्छा, ये पता कैसे चल रहा है कि ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, डेट है क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में देखो डिबेंचर 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 था जो भी तक की, और तीनों में क्या उसने बताया कि हमारे डिबेंचर कब रिडीम हो रहे हैं, नहीं बताया, कोई लाइफ नहीं बताई। तो बड़ा ही सिंपल है, जब क्वेश्चन हमें डेट का आ रहा है और हमें लाइफ नहीं बता रहा कितनी है, मतलब वो हर सिचुएशन कौन सी है, इररिडीमेबल डिबेंचर की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अंदर पुत्र
शिखा लिमिटेड, शिखा लिमिटेड इशूड 10% 5 million डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹3 पर डिबेंचर, यानी कि कॉस्ट ऑफ इशू फाइंड केडी इफ देयर आर नो टैक्सेस। क्वेश्चन कह रहा है भाई टैक्स कोई नहीं है और इस पर आपने जो डिबेंचर इशू की वो डिस्काउंट पर इशू की है और फ्लोटेशन कॉस्ट है ₹3 की। क्वेश्चन कह रहा है जी 5 मिलियन डिबेंचर है। मैंने फिर से बता दूं, थोड़ी देर पहले भी कहा कि मिलियन बिलियन देखकर घबराना नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं पुत्र एम मैटर नहीं करता हैगा। ਤਾਂ ਬਈ ਹੋਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਲਓ आंसर नंबर 4 पर आ रहे हैं। सबसे पहले आई टी और एनपी को फ्रीज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कहाँ हो आई। क्वेश्चन ने कहा भाई ₹100 का आपका जो है फेस वैल्यू है और 10% का कूपन रेट है, इंटरेस्ट है, तो आई इज इक्वल टू 100 इंटू 10% पुत्र ₹10। क्वेश्चन ने कहा टैक्स भाई नील, एज्यूम देयर आर नो टैक्सेस, तो टैक्स में कुछ भी नहीं आएगा। जहां तक नेट प्रोसीड्स की बात है कैसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन बोला भाई फेस वैल्यू पर डिबेंचर है आपकी ₹100, यू इशूड द डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, सो देयर विल बी माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। कितना है 10%, किसके ऊपर लगाना है मैंने सिखाया हुआ है फेस वैल्यू के ऊपर, तो ₹100 का 10% आपने लगाया, ये ₹10 यहां से माइनस हो गया, हमारे पास आ गया जी इशू प्राइस पर डिबेंचर ₹90। और यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई, क्वेश्चन ने बोला देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट एज वेल, देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट एज वेल, तो देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर। क्वेश्चन ने क्या बोला जी ₹3 की आपकी पर डिबेंचर की फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो ये फाइनली आपका नेट प्रोसीड्स आ गया जी ₹87 का। ये फाइनली आपका नेट प्रोसीड्स आ गया ₹87 का। केडी का फॉर्मूला हम जानते हैं, केडी का फॉर्मूला वी नो इट इज आई इंटू 1 - t डिवाइड बाय एनपी इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स डिवाइड बाय एनपी इंटू 100। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10, टैक्स था हमारा इस सिचुएशन में 0, और आपका बेटा जो नेट प्रोसीड्स है दैट इज 87, तो 10 इंटू 1 - 0 डिवाइड बाय 87 इंटू 100, 10 डिवाइड बाय 87%, 11.49, 11.49। हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों आई, क्योंकि कह दिया गया कि भाई कोई टैक्स नहीं है, देखने से वाह क्या मजा आ गया टैक्स ही नहीं है, लेकिन उस टैक्स ना होने के कारण मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ गई। पहले मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट होती थी टैक्स रेट माइनस हो जाता था, लेकिन यहां ज्यादा आपको क्यों दिख रही है एकदम से, क्योंकि जो टैक्स रेट है वो 0 है, मुझे टैक्स का बेनिफिट ही यहां पर नहीं मिल पाया। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, आपने इश्यू प्राइस तक पहुंचने के बाद फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करने, तब जाकर आपके सामने आपकी पुत्र नेट प्रोसीड्स आ जानी है। ठीक है जी, हम इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, अगेन फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का अंतिम प्रश्न हमारे सामने आता हुआ क्वेश्चन कहता है जी आर एस से लिमिटेड आहा इशूड 10% 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। ₹100 का डिबेंचर हमने 10% प्रीमियम पर इशू किया, फ्लोटेशन कॉस्ट है 10% की, फाइंड के डी इफ टैक्स रेट इज 40%। अगर टैक्स का रेट 40% है तो केडी निकालने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं इस सिचुएशन में किस तरह से हमें अप्रोच करना है। आंसर नंबर 5, सबसे पहले बात करें इंटरेस्ट की। ₹100 का डिबेंचर है, 10% का इंटरेस्ट है पुत्र, ये हो गया ₹10। ₹100 का 10%, ₹10 आपका आ गया जी इंटरेस्ट। टैक्स की बात करें, क्वेश्चन ने बोला 40% का टैक्स है यानी कि 0.4, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कम्स द नेट प्रोसीड। हाँ जी, स्टार्टिंग विद सबसे पहले इसने क्या बोला फेस वैल्यू पर डिबेंचर, जो कि कितनी है ₹100। क्वेश्चन कह रहे जी आपने जब इशू किया तो देयर इज अ प्रीमियम, तो हम कहेंगे प्लस कर दीजिए प्रीमियम ऑन इशू। प्लस क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके कारण आपके हाथ में ज्यादा पैसे आते हैं। था तो डिबेंचर 100 का, लेकिन हमने 10% ज्यादा पर बेचा, तो प्रीमियम ऑन इशू फेस वैल्यू के ऊपर आपने लगा देना जी प्रीमियम का रेट 10%। ये आ गया आपका इशू प्राइस पर डिबेंचर। इशू प्राइस
पर डिबेंचर आ गया 110 रुपए। नाउ कम्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर। क्वेश्चन में जाएंगे, वापस देख के आते हैं क्वेश्चन ने फ्लोटेशन कॉस्ट कितना हमें बोला है। क्वेश्चन में गए, यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट इज 10%, 10% का फ्लोटेशन कॉस्ट है। जैसे यहां पर आए, अब प्रतिशत में है तो हमारे सामने जो है दिक्कत पैदा हो गई कि यार ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये इस 100 रुपए पर फेस वैल्यू पर लगाएं या ये इशू प्राइस पर लगाएं। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने तभी ये क्लियर किया कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज है दैट इज ऑलवेज ऑन द इशू प्राइस। आपका इशू प्राइस कितना है 110 रुपए, 110 रुपए के ऊपर आप फ्लोटेशन कॉस्ट लगाओगे जो कि है आपकी 10% की। ये आएगा पुत्र 11 रुपी और ये आपका फाइनली बचेगा नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। ये आपका बचेगा नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर 99 रुपी। इसके बारे में और बातें भी करनी है, सुनते जाइएगा आराम से। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने कहा हमेशा इशू प्राइस पर कैलकुलेट करना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको इशू प्राइस देगा ही नहीं, फेस वैल्यू वगैरह कुछ नहीं बताएगा। पता क्या बोलेगा, कहेगा मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इज लेट्स से 105 रुपए। अब आप उस केस में क्या करोगे, क्वेश्चन कह रहे हैं मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए, मार्केट प्राइस 105 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट 10%, क्या करोगे। ध्यान से सुनते रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का डाटा दिया नहीं, आप इशू प्राइस तक नहीं पहुंच सकते। क्वेश्चन आपको कह रहा है फेस वैल्यू 100 क्या, मार्केट प्राइस 105 का है। मार्केट प्राइस 105 का है मतलब वो क्या दर्शा रहा है कि भाई आज की डेट में अगर मैं अपनी कंपनी का डिबेंचर बेचने के लिए निकलूं ना तो 105 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। अगर आज की डेट में मैं अपनी कंपनी का डिबेंचर बेचने के लिए निकलूं तो मेरे पास 105 रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें इशू प्राइस बताने की कोशिश कर रहा है बैक रूट से। सीधा सीधा नहीं बता रहा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस, नहीं, हमें डिफरेंट रूट से बता रहा है। कहता है ऐसा है आज की डेट में ना अगर तुम इशू करने के तो मार्केट प्राइस 105 का हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन मुझे बोले मार्केट प्राइस है 105 रुपए का, अगर क्वेश्चन मुझे बोले मार्केट प्राइस 105 रुपए का और फ्लोटेशन कॉस्ट है 10%, तो मैं 10% मार्केट प्राइस पर लेकर माइनस कर दूंगा और अपना नेट प्रोफिट निकाल लूंगा। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्केट प्राइस दे रहा है वो ये एक तरह से दर्शा रहा है कि अगर आज तुम इशू करने गए तो लोग मार्केट का जो रेट है वो देने के लिए तैयार हैं तुम्हें। मार्केट प्राइस क्या दर्शाता है, अगर सोचो मार्केट में रेट चल रहा है 105 का, आप 100 रुपए पर बेचोगे क्यों जब लोग 105 देने के लिए तैयार हैं आपको। तो मार्केट प्राइस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इशू प्राइस। तो अगर कभी वो आपको दे दे मार्केट प्राइस तो आप उसमें से भी फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ क्वेश्चन गिव्स मार्केट प्राइस तो आपने क्या करना, मार्केट प्राइस पर डिबेंचर में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना और ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। ये देखिए मैं दिखा दूं क्या लिखा, अगर क्वेश्चन मार्केट प्राइस देगा तो मार्केट प्राइस पर डिबेंचर में से भी आपने फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना एंड यू विल गेट योर नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट कई बार अपनी किताब में क्या करते हैं, मैं इसलिए बता दूं क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं अरे सर ने बताया था इंस्टीट्यूट नहीं किया हो, तो भाई इंस्टीट्यूट कई बार गलत कर देता है। इंस्टीट्यूट गलतियों का पुतला है, तो इंस्टीट्यूट कई बार अपने मटेरियल में आरटीपीएस में सजेस्टेड आंसर में गलती कर देता है। आपने वो गलती नहीं करनी। आप अपने कार में जा रहे हो, साइड वाला एक कार पे जा रहा है, आगे एक बहुत बड़ा खड्डा है, बगल के कार वाला उस खड्डे में गिर गया, उसको दिखा नहीं, आपको दिख गया, क्या तब भी उस खड्डे में जाकर गिरोगे क्या, नहीं, अपना साइड से निकल जाओगे ना। तो भाई जब इंस्टीट्यूट गलती कर रहा है ये नहीं है कि आपने भी गलती कर, नहीं नहीं जो इंस्टीट्यूट बोलेगा वही मैं करूंगा। एक फिल्म आई थी बंधन, सलमान खान बोलता था जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। जीजा जी कौन थे, जैकी श्रॉफ। तो ये बच्चा बोलता जो आईसी बोलेगा वो मैं करूंगा। भाई अगर उनके बोले पे गए, अगर आपने भी उनके वाली गलती कर दी और आप ये सोचो कि इंस्टीट्यूट का ही किया मैंने तो एग्जाम में तो ठीक करेंगे, नहीं, वो काटा मार देंगे और आप ये कहते रह जाओगे कि नहीं यार मैंने तो तुम्हारा देखकर किया, मैंने तो तुम्हारा देखकर किया। वो कह देंगे सॉरी, करियर किसका खराब हुआ, फेल कौन हुआ, तुम। तो भाई गलतियां नहीं करनी है हमेशा। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपने इशू प्राइस पर निकालना है, कभी भी फेस वैल्यू पर नहीं निकालना। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, केडी इज इक्वल टू
I इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100। आई कितना है 10, टैक्स रेट कितना था जी 1 माइनस 0.4 एंड एनपी कितना बेटा अभी हमने निकाला 99। 10 इंटू 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 99 इंटू 100, ये न्यूमरेटर में आ गया जी 6, डिनोमिनेटर में है 99, 6 डिवाइड बाय 99 इंटू 100, ये उत्तर आ गया 6.06%। जितने भी मैंने ये चीज बोली है लिखी है सब कुछ आपने अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के टाइम पर नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, भूल जाओगे। मैंने बताया था कि जब भी मैं कोई चैप्टर करवाऊंगा पूरे चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित पहले पूरी नॉलेज लेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, कोई फॉर्मूला वो लिखेंगे समझेंगे। तो बिल्कुल हमने वैसा ही किया कॉन्सेप्ट 2 में। फिर उसके बाद मैंने कहा था जो भी हमारे गुरु मंत्र वाले क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, ये गुरु मंत्र हमारा इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर खत्म हुआ। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, मैं अभ्यासिका से आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताता जाऊंगा, जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट खत्म होगा कि उसके कौन से क्वेश्चन है जो आपने खुद से ट्राई करने हैं। खुद से ट्राई करने में फिर से बता दूं, दिस इज एज गुड एज योर टेस्ट। आपने क्या करना है, जो भी मैं डेली का काम आपको दूंगा, क्योंकि इसका होमवर्क का आंसर आपको नहीं मिल रहा, इस होमवर्क का आंसर आपके पास नहीं है, आपने इसको सॉल्व करके आना है। और नेक्स्ट डे क्लास में जब आओगे तो मैं टेस्ट चेक करूंगा, यानी कि जब कल का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा तो इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 का जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में बता रहा हूं ये आपने करके आना है। और करना कैसे है, ये नहीं कि होमवर्क है रफ वर्क की तरह कर लिया सिर्फ आंसर निकाल कर आगे, ना फॉर्मूला लिखा ना ITNP लिखा, कुछ नहीं। प्रॉपर कायदे से जैसे मैंने क्लास में सिखाया वैसे ही लिखना, क्योंकि आदत अगर डालोगे ऐसा लिखने की तभी डलेगी। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं घर पे रफ वर्क में कर लेते हैं और एग्जाम में जब जाएंगे ना तब सुंदर सुंदर करेंगे, नहीं हो पाएगा सुंदर। आदत ऐसी पड़ जाएगी वही कीचड़ खाना करके आओगे वहां पे, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 36 मार्क कर लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 से है। क्वेश्चन नंबर 36 मार्क कर लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 से आपका ये वाला प्रश्न रहेगा। ठीक है जी, इररिडीमेबल डेट का ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा। आगे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट 2 हमारा खत्म हो गया। याद दिला दूं आपको, हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि हमारे टॉपिक कुल मिलाकर ये रहने वाले, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट, फिर प्रेफरेंस इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस और लास्ट में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने डेट सबसे पहले स्टार्ट किया। जैसी डेट की बारी है मैंने आपको बताया कि भाई डेट दो टाइप का होता है, इट कैन बी इररिडीमेबल, इट कैन बी रिडीमेबल। तो इररिडीमेबल से संबंधित 360 डिग्री जो है हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, जो भी छोटा क्वेश्चन इसके अंदर बनता था, जो भी बातें होती थी। नाउ वी आर कमिंग टू कॉन्सेप्ट 3, जहां पर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल की। आ जाइए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। हेडिंग दीजिए जी अपने रजिस्टर्स में, कॉन्सेप्ट 3 कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। जी क्या कहना चाह रहे हैं हम इसके अंतर्गत। रिडीमेबल डेट कौन सा होता है, विच इज टू बी पेड बैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद आपको इसे वापस करना पड़ेगा, ये वो वाला डेट होता है। एंड अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, लेट्स से दिस इज अ टाइमलाइन विद अस, ये क्या है जी जीरो पीरियड। जीरो पीरियड बोले तो ये आज है हमारा, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, टुडे। टुडे हमने आज क्या किया जी, वी इशूड द डिबेंचर। डिबेंचर इशू किए, पैसा आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपका ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, अप टू nth ईयर है। हमने इररिडीमेबल भी ऐसी एक टाइमलाइन बनाई थी, लेकिन हमने वहां क्या लिखा था कि ये जो n है ना ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो n है ना ये प्री डिफाइंड है। आपको कितने टर्म के लिए लोगों ने पैसा दिया है वो पहले से ही डिफाइन है, कि आपको 5 साल के लिए दिया है, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। जो भी टर्म है, जो भी लाइफ ऑफ डिबेंचर है, सिर्फ उतने समय तक का ही यूज करने का राइट है आपको। अब आपको जैसे वो nth पीरियड आ जाएगा आपको इनका पैसा वापस करना पड़ेगा, आपको इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। सवाल उठा कि कंपनी की कॉस्ट इन लोगों के लिए क्या है। अब कंपनी की कॉस्ट इन लोगों के लिए क्या रहने वाली है, एक तो आप हर साल क्या दे रहे हो जी, इन्हें इंटरेस्ट दे रहे हो,
जो कि इररिडीमेबल भी, जैसे ये तो डेट की निशानी है ना, ये तो सबसे बड़ी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपने डेट वालों से पैसा लिया तो आपको हर साल उन्हें इंटरेस्ट तो देना ही है, तो आई एम पेइंग देम द इंटरेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ और भी हो सकता है इनको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए जब मैंने इनको इशू किया तो मेरे पास जो नेट प्रोसीड है वो आई 100 रुपए की, और मैंने इनको प्रॉमिस किया कि भाई जो ये तुम्हारा एन आएगा ना, जब मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा, मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा लेट से 110 रुपए का, लेट से मैं तुम्हें 110 रुपए वापस करूंगा। तो आपने क्या कहा, भाई तुमसे लूंगा 100 रुपए, वापस कर रहा हूं 110 रुपए, यानी कि मेरी एक और कॉस्ट है यहां पर, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है मेरी 10 रुपए की। लेकिन क्या एज इट इज फॉर्मूला में ऐड कर दूं? नहीं, एज इट इज ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी लाइफ की है। 100 रुपए आज लिए, एन टाइम खत्म होने के बाद मुझे 110 रुपए देने, यानी कि एक्स्ट्रा मुझे 10 देने, लिया था 100, वापिस कर रहा हूं 110, तो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा उन्हें दे रहे हो। ये 10 रुपए मुझे कैसे अपने फॉर्मूला के अंदर बिठाने हैं? जब मैंने कॉस्ट निकाली, हमने कहा आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100, इररिडीमेबल कर रहे थे, वो जो आई होता है ना बेटा, वो इंटरेस्ट पूरे साल का होता है। और यहां पर भी जब मैं लिखता हूं आपके सामने आई, तो ये जो वैल्यू लिखी है हर साल के सामने माइनस आई, ये हर साल का इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटेशन ईयर वाइज हो रही है। तो जब ये एक्स्ट्रा कॉस्ट 10 रुपए की, ये पूरी लाइफ की है, मैं इसको पर ईयर में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे? मान लीजिए मैं कहता हूं मेरी 5 साल की लाइफ है, अगर लाइफ 5 साल की, आपको 10 रुपए दे रहे हो, लाइफ 5 साल की, यानी कि 2 रुपए पर एनम की आपकी कॉस्ट हो गई। तो मेरे यहां पर दो खर्चे होते हैं, एक है इंटरेस्ट का खर्चा और दूसरा है ये एक्स्ट्रा खर्चा, जो कि बेसिकली क्या चीज है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरवी एंड एनपी। इसका नाम क्या होता है? इसको एनपी नहीं, इसको क्या बोलते हैं जी? आरवी, यानी कि रिडेम्पशन वैल्यू। जब मैं तुम्हें रिडीम कर रहा हूं तो मैं तुम्हें कितने रुपए दे रहा हूं। ये 10 कैसे आया? हमारा आरवी माइनस एनपी, और इस आरवी माइनस एनपी को हमने क्या किया? 10 रुपए को डिवाइड कर दिया इससे। ये जो 5 है, दिस इज द लाइफ ऑफ डिबेंचर, जिसको जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हम एन से प्रदर्शित करेंगे। तो हमें दो तरीके की कॉस्ट यहां पर पड़ती है, एक इंटरेस्ट और दूसरा आरवी माइनस एनपी। फॉर्मूला पर आते हैं सीधा, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। लेट्स कम टू द फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ डेट मैंने लिखा रिडीमेबल। अब मैं इसमें एक छोटा सा वर्ड ऐड करना है, वो वाला वर्ड ऐड यहां पर कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल में लिखेंगे। एक्चुअली रिडीमेबल डेट की कॉस्ट निकालने के हमारे पास तरीके एक से ज्यादा हैं। जो ये वाला तरीका है, इसका नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसका नाम है पुत्र अप्रोक्सीमेशन मेथड। जो बातें अभी सिखा रहा हूं वो अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंतर्गत चलेंगी। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में फर्दर दो टाइप्स बनती हैं। लिखेंगे मोर पॉपुलर मेथड, और राइट साइड पर लिखेंगे जी लेस पॉपुलर मेथड। मोर पॉपुलर मेथड, लेस पॉपुलर मेथड जी। मोर पॉपुलर मेथड क्या है? ये कहता है AD इज इक्वल टू आई इंटू वन माइनस टी। देखो ये तो इररिडीमेबल भी था, ये यहां पर भी साथ चलता जाएगा कि इंटरेस्ट है एंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि ये टैक्स सेविंग कंसीडर करते हुए मुझे लेना है। साथ में मैंने क्या कहा, एक और कॉस्ट है आरवी माइनस एनपी, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, एंड होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। सर ये क्या चीज है जी? जब हम कर रहे थे इररिडीमेबल, हम डिनोमिनेटर में क्या लेते थे? एनपी, नेट प्रोसीड। लेकिन यहां पर ये क्या ले रहे हैं? एक बार यहां वापस, हमने कहा यार तुम ना 100 रुपए ले रहे हो और वापस कर रहे हो 110। सवाल उठाइए 110 वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसे कुछ फायदा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने 100 लिया और आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें 100 से ज्यादा वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट तो है ही अलग से। आप कहोगे सर इंटरेस्ट तो अलग से है, हम तो कैपिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं। जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट 100 लिया, प्रिंसिपल 110 वापस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको 100 से ज्यादा का फायदा है। कितने का है? 101 का, 102 का, 103 का, 5 का, 6 का, नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज का एवरेज लेकर चलते हैं कि उसका जो बेनिफिट है वो 100 रुपए से ज्यादा है। तो हम कहते हैं आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, यानी कि ये 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, 210 डिवाइड बाई 2, वहां पर 105 की फिगर आपकी हमारे वाले फॉर्मूला में आ जाएगी। एक है ये मेथड, सुनते जाना आराम से। मैं पहले लेस पॉपुलर वाला मेथड भी लिख देता हूं, फिर दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे। आई इंटू वन माइनस टी
प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। सर ये तो सेम ही दिख रहा है, रुको ना, अभी कर रहा हूँ चेंज। ये देखो यहाँ पे है इंटू वन माइनस टी, यहाँ पे है इंटू वन माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जी। जो मोर पॉपुलर मेथड है वो क्या कहता है? मोर पॉपुलर मेथड कहता है कि सिर्फ जो इंटरेस्ट है ना उसके साथ तुम्हें टैक्स सेविंग देंगे। टैक्स सेविंग का मतलब ये जो लिखा है बगल में आई इंटू वन माइनस टी। लेकिन जो आपका लेस पॉपुलर मेथड है वो कहते हैं एक तो इंटरेस्ट है, इसके साथ तो टैक्स सेविंग देंगे ही देंगे। जो आपका ये हर साल वाला एक है आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, हम तुम्हें इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ टैक्स सेविंग दे देंगे। हम ये एज्यूम करते हैं लेस पॉपुलर मेथड है, इंस्टीट्यूट दोनों देकर रखता है अपने मॉड्यूल में, मेनली हमें जो मोर पॉपुलर मेथड है वही फॉलो करना है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पर देख लो कि यार लेस पॉपुलर मेथड दूसरा वाला यूज किया तो ये गलत नहीं है। ये मेथड सिर्फ ये एज्यूम करते हैं कि आपको इनकम टैक्स के पर्पस के लिए P&L में इंटरेस्ट की भी टैक्स सेविंग देंगे, और दूसरा जो आपका आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, मतलब जो आपका ये एक्सपेंडिचर हो रहा है 100 रुपए लेकर 110 रुपए आप वापस कर रहे हो, जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसको जब आप डेफर करोगे हर साल अपने P&L के अंदर तो उसका भी टैक्स सेविंग आपको देंगे। लेकिन हमने कौन सा फॉलो करना है? जो मोर पॉपुलर मेथड है उसको आपने फॉलो कर लेना है। इसके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं, आई है, टी है, आरवी, एनपी और एन है। तीन वेरिएबल इसके अंदर आ रहे हैं, पांच वेरिएबल हैं, तीन वो वाले हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। इसके अंदर आई है, टी है और एनपी है। आई, टी और एनपी इनके साथ लिख लो जी सेम एज इन कॉन्सेप्ट टू। इनका तो वही मतलब है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर बेटा सिखाया था। सेम एज इन कॉन्सेप्ट टू, सेम टू सेम वही जो कॉन्सेप्ट 2 में सीखा था, डिट्टो वही है। जो न्यू टर्म्स आई, दो टर्म्स आई, एक तो आया जी एन, एक यहां पर आया एन। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है लिख लेंगे, एन इज लाइफ ऑफ डिबेंचर्स इन ईयर्स। एन का मतलब है लाइफ ऑफ डिबेंचर इन ईयर, और आरवी का मतलब है पुत्र रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। आरवी इज रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में लिख रहे हैं, इट इट विल बी एज गुड एज फेस वैल्यू पर डिबेंचर। आपकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो फेस वैल्यू ही हो जाएगी। लिखेंगे इफ रिडीमेबल एट पार, अगर आपके डिबेंचर्स पार पर रिडीमेबल हैं तो आपने मान लेना कि फेस वैल्यू पर डिबेंचर ही है हमारी। इफ रिडीमेबल एट पार, अगर क्वेश्चन कह रहे हैं डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट पार, उसका मतलब जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू ही है। रिडेम्पशन वैल्यू कैन बी फेस वैल्यू पर डिबेंचर प्लस प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हो सकता है बेटा जो मैंने एग्जांपल बनाया, आपने लिए थे 100 रुपए, आप वापस कितने करो 110, यानी कि आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपकी जो रिडेम्पशन वैल्यू होगी दैट विल बी मोर देन द फेस वैल्यू। ये कब होगा? लिखेंगे इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम, ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी इसके नीचे लिख लेंगे इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब बात ये आ गई, जब आप एग्जाम पर्पस के लिए जाओगे, क्वेश्चन में कई बार आपको बताया ही नहीं होगा रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में, तो हम क्या मानेंगे? सभी केसेस में जहां पर साइलेंट है हमें मानना है कि रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू पर डिबेंचर। तो रिडीमेबल एट पार के ब्रैकेट में लिख लेंगे एज्यूम्ड इन साइलेंट केसेस। अगर साइलेंट केस रहेगा तो भी हमें यही एज्यूम करना है दैट डिबेंचर्स आर बीइंग
रिडीम डेट पार जी, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कायदे से सारे के सारे लिख लेने हैं। बहुत सारे बच्चे फास्ट ट्रैक लेते हैं जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं रेगुलर लगाया होता है, लेकिन जैसे ही पहले लेक्चर में पहुंचते हैं उन्हें तमीज आ जाती है कि भाई ये तो रेगुलर बैच में भी कोई इतने कायदे से इतने अच्छे से नहीं लिखवाता, और यहाँ हम फास्ट ट्रैक बैच में भी लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। और कई बार बच्चे पहली बार ही फास्ट ट्रैक बैच ले लेते हैं, हालांकि हम तो कहते हैं कि रेगुलर हो, लेकिन बच्चों का यही फीडबैक आता है कि सर आप फास्ट ट्रैक बैच में इतना कुछ करा रहे हो, हम रेगुलर में क्यों पढ़े, हम इसी से कर लेंगे। तो भाई वो उनकी इच्छा, लेकिन आप सोच सकते हो अगर फास्ट ट्रैक बैच में इतना कराते हो तो रेगुलर बैच में इससे भी और ज्यादा डिटेल में चीजों को करवाया जाता है, ठीक है ना। ये हमने कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है इसकी शुरुआत करी है। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल वाले केस में किस तरह से रहेगा लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको, साथ ही साथ बता दूं, एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने किया, कई सारे प्रश्न हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्लास में किया, और उसका एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। वो प्रश्न आपने घर से करके आना है। जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा सबसे पहले हम वो वाला प्रश्न चेक करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो प्रश्न है करने को, तो आधा एक प्रश्न तो हम कर सकते हैं तेजी से, लेकिन तेजी से कुछ नहीं करना। मुझे आपको एग्जाम में नंबर लाने की बढ़िया तैयारी करानी है, और क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसका एनालिसिस भी करना है। तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ करने के बाद फिर हम कंसोलिडेटेड एक एनालिसिस करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में भी किया क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर कर देते हैं जी समाप्त। आप सबसे मुलाकात होगी सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बच्चा पूछ रहा है सर जय श्री राम, एसएम के चैप्टर 3, 4, 5 करवा दो प्लीज। ओ यार 3, 4, 5 हमने तो सारे अपलोड कर दिए, एसएम तो कब का खत्म कर दिया हमने गूगल ड्राइव पर। देयर बीन मोर देन 10 डेज, आई बिलीव देयर बीन मोर देन 10 डेज। अब तो हम फास्ट ट्रैक की तैयारी चल रही है बढ़िया तरीके से, और फास्ट ट्रैक धड़ाधड़ धड़ाधड़ चल रहा है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने लाइव में ज्वाइन किया उन बच्चों को भी थैंक यू। और कॉस्ट का लेक्चर है जो कि आज ही होगा 12:30 बजे। और बच्चे ने एक दिन पूछा सर एडवांस अकाउंट का कब स्टार्ट होगा। बेटा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो है, मैंने बताया था सबका आ जाओगा, और यूट्यूब भी कहा था ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन नहीं करते हो। तो फास्ट ट्रैक एडवांस अकाउंट का लेक्चर भी है आज शाम को 4:30 बजे, वो भी यूट्यूब पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं अलविदा, मुलाकात करते हैं।